इस वीडियो में मैं आप लोगों को सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिखाऊंगा, गारंटीड। ये वीडियो में मैं वो सारी टेक्निक्स आपको बताऊंगा जिसकी मदद से मैं एक अच्छा, सफल और बहुत ही प्रॉफिटेबल सी प्लस प्लस प्रोग्रामर बन पाया। आप लोग इन टेक्निक्स का इस्तेमाल फ्रीलांसिंग से लेकर जहां पर भी आप लोग सी प्रोग्रामिंग करते हैं, चाहे आप लोग गेम बनाना चाहते हो या फिर मान लीजिए आप लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की मदद से अपने प्रोग्राम्स को फास्ट रन करना चाहते हो, कुछ भी आप लोग करना चाहते हो, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद सी प्लस प्लस बहुत ही सिंपल, आसान और फास्ट तरीके से लिख पाएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि आप लोग सी प्लस प्लस के एकदम बादशाह बन जाएंगे। सी प्लस प्लस आप लोग को एकदम सही से आ जाएगी, कोई भी इशू आप लोगों को प्रोग्रामिंग करने में नहीं आएगा। तो इसीलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम लोग स्टार्ट करेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। जितने भी लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया, थैंक यू। मैं आप लोगों को सी प्लस प्लस के बारे में बताना चाहता हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्लस प्लस एक जनरल पर्पस स्टैटिकली टाइप्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कि जैन स्टाउस्ट्रप ने 1979 में बनाया था। इसको ऑफिशियली 1985 में रिलीज किया था एज अ सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज उस टाइम पर काफ़ी पॉपुलर हो रही थी, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी और कुछ और फीचर्स को ऐड करते हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ सी का सुपरसेट सी प्लस प्लस रिलीज किया गया। ये एक स्ट्रिक्ट सुपरसेट नहीं है, लेकिन सी को इंप्रूव करते हुए सी प्लस प्लस यहाँ पर इन्होंने बनाई। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को सी लैंग्वेज आना जरूरी नहीं है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्क्रैच से बताऊंगा और जिन लोगों को सी लैंग्वेज आती है उन लोगों का एक अच्छा रिविजन हो जाएगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके। मैं यहाँ पर चीज़ों को बहुत ही अलग तरीके से बताऊंगा, सिंपल तरीके से बताऊंगा। जैसे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है, मैं उसको एकदम सिंपली ब्रेक डाउन करूंगा और आप लोगों के लिए एकदम सिंपल अंडरस्टैंडेबल मेथड में बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग नीचे मुझे अपना नाम और आप लोग कहां से कमेंट करके दे दें। इससे होगा क्या कि कभी भी कोई रिसोर्स वगैरह मुझे आप लोगों को देनी होती है तो मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अभी के अभी आप लोग नीचे अपना नाम और कहां से आप हैं ये मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले एक आईडीई का इस्तेमाल करेंगे। आईडीई की मदद से आप लोग कोड को आसानी से लिख पाते हैं और फास्ट मैनर में लिख पाते हैं अगर आप लोग मॉडर्न आईडीई का यूज़ कर रहे हैं। मैंने देखा है कि काफ़ी लोग टर्बो सी सी प्लस प्लस का आज की तारीख में भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। गलत नहीं कहेंगे, उसमें प्रोग्राम रन जरूर हो जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में आप एफिशिएंटली और अच्छे प्रोग्राम मॉडर्न तरीके का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे सी प्लस प्लस कंपाइलर को इंस्टॉल करने के बाद। अभी कंपाइलर क्या होता है? कोई भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम होता है उसको सबसे पहले हम लोग एक टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखते हैं, .cpp एक्सटेंशन फाइल के साथ सेव करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको कंपाइल करके मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। ये मैं आप लोगों को आईडीई में ले जाकर बताऊंगा, तो देर किस बात की, चलो चलते हैं कंप्यूटर के अंदर और हम लोग वहाँ पर स्टार्ट करेंगे इस कोर्स को। ऑलराइट गाइस, और अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर लिखूँगा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल। अब आप लोग सोचोगे विजुअल स्टूडियो कोड क्या है? विजुअल स्टूडियो कोड एक आईडीई है, वो इन्वायरमेंट है जो कि हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपनी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग करने के लिए। अब विजुअल स्टूडियो कोड मैं यहाँ पर विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ। आप लोग सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप लोग मैक में हैं या फिर आप लोग लिनक्स में हैं, सिंपली इंस्टॉल करना है, बाकी सारा इंटरफेस सेम होने वाला है, तो उस चीज़ की टेंशन आप बिल्कुल मत लेना कि मेरा जो दिख रहा है जैसा इंटरफेस है वैसा आपका दिखेगा कि नहीं। आपका डेफिनेटली वैसा दिखेगा इंटरफेस, अनटिल अनलेस आपने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया है और आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि विजुअल स्टूडियो आईडीई डिफरेंट होती है और ये विजुअल स्टूडियो कोड एक लाइट वेट एडिटर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली रिलीज़ किया है, एक आधी साल हुआ है। और यहाँ पर इसका मकसद ये है कि जितने भी पेड एडिटर्स वगैरह हैं उसके पैसे ना देना पड़े यूज़र्स को और एक अच्छा एक्सपीरियंस माइक्रोसॉफ्ट वाले खुद से लेकर आ पाएँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आप लोग इसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए और उतनी ही देर में हम क्या करेंगे, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग सी प्लस प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सी प्लस प्लस है, अगर आप लोग को ये पेज नहीं मिलता है फॉर सम रीज़न, आप लोग ये लिखें सी प्लस प्लस विजुअल स्टूडियो कोड और यहाँ पर इन्होंने कंपाइलर मेंशन किया हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों को कंपाइलर को ज़रूर से इंस्टॉल करें। अब यहाँ पर लिखा है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग विद विजुअल स्टूडियो कोड। अब यहाँ पर ये कुछ टिप्स देते हैं कि आप लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग किस तरह कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपली आप लोगों को सबसे पहले कंपाइलर को इंस्टॉल करवाऊंगा। तो कंपाइलर को इंस्टॉल करने के लिए आप लोग यहाँ पर MinGW64 अगर आप लोग विंडोज़ में तब आप लोग जाइए, अगर आप लोग मैक या लिनक्स में तो 90% ऑफ द केसेस में आपका ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। G++ अगर नहीं है तो आप लोग देख
देखें किस तरह इंस्टॉल करना है, सिंपली सर्च करें इंस्टॉल G++ कंपाइलर फॉर आपका जो भी प्लेटफॉर्म है उसके लिए आप लोग इंस्टॉल करिए और सिंपली आप लोग जो है आगे बढ़ पाएंगे। ये पेज खुलने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर C++ पे क्लिक करना है और MinGW विंडोज़ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ऐसा करेंगे आप लोग यहाँ पर क्या है कि जो MinGW है उसको इंस्टॉल कर पाएंगे। ये लिख कर आ रहा है इंस्टॉल MinGW W64, इस पर आप लोग क्लिक करें और उसके बाद इंस्टॉलेशन SourceForge पे क्लिक करें। जैसे ही आप लोग SourceForge पे क्लिक करेंगे आप लोग इसको डाउनलोड कर पाएंगे। देखो कह रहा है योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली, और यहाँ पर ये जैसे ही डाउनलोड मेरा स्टार्ट हो जाएगा मैं सिंपली ये कंपाइलर डाउनलोड कर पाऊंगा। एक बार आपने कंपाइलर को यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया, आप लोग क्या करें क्लिक करें इस पे, और क्लिक करने के बाद आप लोग जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये आप लोग का खुल जाएगा। ये बोलेगा वेलकम टू MinGW W64 ऑनलाइन इंस्टॉलर। आप लोग को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये कुछ आपको दिखाएगा। सब कुछ को ऐसे के ऐसे ही रहने दें आप लोग, और नेक्स्ट पे क्लिक करें और उसके बाद ये जहाँ इंस्टॉल कर रहा है इसको आप लोग इसको इंस्टॉल करने दें। जैसे ही आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और टाइम लेके इवेंचुअली ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब जो स्टेप मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को करना क्या है कि अपने माई कंप्यूटर में जाना है। माई कंप्यूटर यानी कि दिस पीसी में जाने के बाद आप लोग को लोकल डिस्क C में जाना है। इसके बाद आप लोग को प्रोग्राम फाइल्स x86 में जाना है, और ऐसा करने के बाद आप लोग MinGW W64 पे डबल क्लिक करें, और उसके बाद जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं i6 ये आ रहा है, इसको डबल क्लिक करके खोल दें। MinGW 32 को डबल क्लिक करके खोल दें, और बिन को डबल क्लिक करके खोल दें। काफ़ी डबल क्लिक्स हम लोगों ने कर लिए। फाइनली आप इस पाथ पे हैं, इसको आप नोट डाउन करें। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखें, इसी पाथ पे हैं आप लोग, इस पे आप क्लिक करके इसको कॉपी करेंगे। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि इतना लंबा पाथ ये क्यों है। दैट्स हाउ इट इज गाइज। आप लोग इसको क्लिक करें यहाँ पर और उसके बाद कॉपी करें पूरा का पूरा पाथ। उसके बाद आप लोग यहाँ पर दिस पीसी में राइट क्लिक करें, या फिर आप अपने स्टार्ट मेन्यू में जाके भी ये काम कर सकते हैं, और प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करें। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाना है, और उसके बाद आप लोग को इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाना है। और ऐसा करने के बाद आप लोग यहाँ पर पाथ पे क्लिक करें। आप लोग देखें मैं कहाँ आ रहा हूँ, मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने पाथ पे क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पर एडिट पे क्लिक किया। आप लोग को ध्यान रखना है कि ये आपका यहाँ पर है, आपका नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर मैनुअली सेट किया है। न्यू पे क्लिक करके और इसको पेस्ट करके और उसके बाद ओके पे क्लिक करके, तो इससे होगा क्या, यहाँ पर आप लोग का ये पाथ में आ जाएगा। अगर आप लोग का नहीं है ये पाथ में तो आप लोग ऐड कर लें। मैंने 2 बार करा है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, लेकिन आप लोग का कम से कम एक बार ये होना चाहिए पूरा का पूरा पाथ जहाँ पर आपका कंपाइलर है, तभी आप लोग कंपाइल कर पाएंगे अपने C++ प्रोग्राम्स को। ये स्टेप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, अपना टर्मिनल खोलना है, जैसे कि पावर शेल वगैरह जो भी आप चाहते हैं खोल सकते हैं, और आप लोगों को लिख के देखना है कि G++ लिखकर ये एरर आता है कि नहीं। लिखकर आना चाहिए फेटल एरर नो इनपुट फाइल्स कॉम्पाइलेशन टर्मिनेटेड, कुछ इस तरह से आना चाहिए लिखकर। ये नहीं आना चाहिए G++ इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अगर आप लोग का बाय एनी चांस वो एरर आ रहा है तो आप लोग को यही करना है जो मैंने आप लोग को बताया, और आपका एरर ठीक हो जाएगा। आप लोग कुछ पाथ वगैरह देने में गलती कर रहे होंगे, वैसे ऐसा कोई एरर आएगा नहीं आप लोग का। सो लेट्स बी पॉजिटिव और आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉल करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड पे, और ये मेरा खुल रहा है, और जैसे ही खुलेगा ये मेरा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा एग्रीमेंट, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, वापस से नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद वापस से नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ ऐसे कैसे ही रहने दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, और ये मेरा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते इंस्टॉल होने में, लेकिन थोड़ा सा टाइम इसको लगता है। कंपाइलर थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होने में, वहाँ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ वापस से, कंपाइलर थोड़ा सा टाइम ले लेता है कभी कभी डाउनलोड होने में, खासकर तब जब आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है। अगर इंटरनेट कनेक्शन आप लोग का अच्छा है, फास्ट है, तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा टाइम लेकिन तब भी डाउनलोड होने में लगता है। मेरा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पर लॉन्च पे ऑलरेडी चेकड है, मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। अब यहाँ पर मेरा विजुअल स्टूडियो कोड इस कंप्यूटर में पहले भी इंस्टॉल था। ये पहली बार मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, तो इसीलिए इसने मेरा पुराना जो डायरेक्टरी थी वो खोल दी। तो मैं फाइल में जाऊँगा, क्लोज फोल्डर पे क्लिक करूँगा, और आप लोग को थोड़ा सा एक समझाऊंगा कि विजुअल स्टूडियो कोड किस तरह काम करता है, क्या चीज़ है, कैसे आप लोग इसको C++ प्रोग्रामिंग के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप लोग इस तरह करेंगे तो आप लोग को एक वेलकम स्क्रीन दिखेगी इस तरह की, जैसे कि मुझे दिख रही है। मैंने यहाँ पर किया क्या है, वेलकम स्क्रीन मेरी खुली हुई है। यहाँ पर आप लोग को 1 2 3 4 5 बटन दिखेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर इंटरफेस ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तब आप लोगों को जिस तरह दिखेगा, ये बता रहा है ये फाइल एक्सप्लोरर है, ये सर्च अक्रॉस फाइल्स वाला बटन है, ये यहाँ पर सोर्स कोड मैनेजमेंट है, ये लॉन्च एंड डिबग है, ये मैनेज एक्सटेंशन है। ये सारी चीज़ें आपको एरो लगा के दिखा रहा है कहाँ पे क्या होता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा यूज़ टू होने में,
टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लेना। मैं यहाँ पर आप लोगों को स्टेप 0 के तौर पे एक्सटेंशन पे क्लिक करवाऊंगा। मैं चाहूँगा आप लोग एक्सटेंशंस पे क्लिक करें और यहाँ पर ये C++ लिखेंगे। जैसे ही आप एक एक्सटेंशन आएगी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से C++ इंटेलिजेंस। मैं इसको अभी अपनी अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग को इंस्टॉल करना है कुछ इस तरह से। इंस्टॉल पे क्लिक करके एकदम सिंपल है, इसको इंस्टॉल कर लें आप। उसी के साथ साथ आप क्या करें, कोड रनर करके एक्सटेंशन है। जैसे ही आप लोग कोड रनर ऐसे लिखेंगे तो कोड रनर लिखेंगे तो यहाँ पर कोड रनर आ गया है, और इसको भी आप इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लें। जुनहैन नाम से ये है, और यहाँ पर आप लोग देख लें कि यही एक्सटेंशन है जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं, कुछ और तो नहीं कर लिया आपने इंस्टॉल। ये 2 एक्सटेंशंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कभी भी कुछ ऐसा होगा मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा, आप लोग को पोस्टेड रखूंगा, वीडियोस वगैरह डालता रहूँगा। लेकिन अभी के लिए स्टार्ट करने के लिए कोड रनर एंड C++ इंटेलिजेंस जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक्सटेंशन है, दैट इज़ गुड इनफ। इतने से काम बन जाएगा। ऑल राइट गाइज, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे। अब मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो नया फोल्डर हम लोग बनाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, वो आप लोग 2-3 तरह से बना सकते हैं। एक तो आप लोग ओपन फोल्डर पर क्लिक करके कोई भी एक फोल्डर बना के उसको खोल सकते हैं, तो हम लोग यही करेंगे। मैं यहाँ पर अपने एक फोल्डर के अंदर हूँ, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा CPP in 1 वीडियो। तो मैंने CPP in 1 वीडियो के नाम से यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना दिया है। अब क्या होगा, मैं इस फोल्डर को खोल लूँगा CPP in 1 वीडियो के नाम से, सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करूँगा और ये फोल्डर मेरा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खुल जाएगा। अगर डिटेल में आप लोग को सीखना है विजुअल स्टूडियो कोड कैसे काम करता है, तो आप लोग मेरे पाइथन वाले कोर्स में जाओ, उसमें एक वीडियो मैंने ऐड कर रखी है। हालांकि मैंने उसमें पाइथन के बारे में आप लोग को बताया हुआ है, लेकिन वो कोर्स में पाइथन के बारे में बताया हुआ है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर एक वीडियो है विजुअल स्टूडियो कोड वाला, उसमें मैंने सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में डिटेल बताई हुई है। तो आप लोग वहाँ पर जा सकते हो, पाइथन कोर्स में 120 सेकेंड वीडियो देख सकते हो, VS कोड ट्यूटोरियल, लर्न VS कोड इन 1 वीडियो इन हिंदी। एनीवेज, यहाँ पर मैंने आप लोगों को कम से कम इतना तो बता दिया जितना आप लोग को ज़रूरत है। यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, आप नई फाइल बनेगी, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, नया फोल्डर बनेगा। मैं यहाँ पर main.cpp नाम से बनाऊंगा एक फ़ाइल, और हम यहाँ पे जल्दी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप लोग क्लिक करें सेटिंग्स में, आप लोग यहाँ पर क्लिक करें कीबोर्ड शॉर्टकट्स में नहीं, आप लोग क्लिक करें सेटिंग्स में। अब मैं यहाँ पर सेटिंग्स के बारे में बताना चाहूँगा। 2 तरह की सेटिंग्स होती हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, यूज़र सेटिंग्स और वर्क स्पेस सेटिंग्स। यूज़र सेटिंग्स के अंदर क्या होता है कि आप इस कंप्यूटर में कहीं भी कोई भी फोल्डर खोलें तो वो सेटिंग्स आपकी रिफ्लेक्ट करेंगी उसमें। वर्क स्पेस सेटिंग्स अगर आप लोग चेंज करते हैं तो इस पर्टिकुलर फोल्डर के लिए वो सिर्फ चेंज होगी। यहाँ पर मैं यूज़र सेटिंग्स अपनी चेंज करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसकी जेसन देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ क्लिक करके जेसन देख सकता हूँ, और ये मुझे यहाँ पर जेसन दिख रही है। डिटेल में देखना है तो आप वो वीडियो बाद में देख सकते हैं जाकर, लेकिन अभी हम C++ पे फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ज़्यादा घुसें इस पॉइंट में। बस आप लोग एक चीज़ चेक करें कि यूज़र सेटिंग्स पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पर कोड रनर लिखें, और कोड रनर की कुछ सेटिंग्स में आप लोग को चेंज करवाना चाहता हूँ। एक तो आप लोग ये देखें कि कोड रनर क्लियर प्रीवियस आउटपुट आपका चेक रहना चाहिए। उसी के साथ साथ आप लोगों का एक रन इन टर्मिनल होता है, रन इन टर्मिनल वो चेक होना चाहिए आपका। उसी के साथ साथ सेव फाइल बिफोर रन भी आपका चेक होना चाहिए, ताकि आप लोग जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे तब आपका जो फाइल है वो सेव हो जाएगी रन होने से पहले। उसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा, और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। हालांकि आप लोग हमेशा टर्मिनल से कंपाइल कर सकते हैं प्रोग्राम्स को। अब आप लोग यहाँ पर क्या करें, लिखें #include और IOStream, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सब कुछ समझाऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ, और उसके बाद आप लोग लिखें यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद आप लोग लिखें int main। जैसे ही आप लोग यहाँ पर int main लिखेंगे और उसके बाद आप लोग कुछ ऐसे करेंगे, और आप लोग यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस वगैरह ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग लिखें cout और उसके बाद हेलो वर्ड। ये हमारा पहला C++ का प्रोग्राम है, रिटर्न 0, ठीक है। Ctrl+S से इसको सेव करूँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रन बटन पर क्लिक करूँगा। फॉर सम रीज़न अगर आप लोग का रन बटन काम नहीं करता है, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ऐसा होगा नहीं अगर आप लोगों ने वीडियो सही से यहाँ तक देखा है तो, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, अगर कुछ हो जाता है हमेशा आप लोग टर्मिनल में G++ लिखकर, आप लोग को जैसे लिखें G++ और उसके बाद main.cpp लिखेंगे तो क्या होगा, ये कंपाइल हो जाएगा। जैसे ही कंपाइल होगा यहाँ पर a.txt नाम की फाइल बन जाएगी। फिर आप लोग क्या करें, ./a.txt को जिस तरह लिख दें और आप लोग एंटर मारेंगे, जैसे ही ये आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो होता क्या है कि हमारे पास C++ में सोर्स कोड होता है, और उस सोर्स कोड के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, उस सोर्स कोड को आप लोग कंपाइल कर सकते हैं, और वो मशीन इंस्ट्रक्शंस में बदल कर एक .txt फाइल बनाता है। वो .txt फाइल होती है जिसको हम लोग रन करते हैं। तो उसी .txt फाइल को हमने भी रन किया, जो कि हमने हेलो वर्ड देखा।
इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स को और कॉम्प्लेक्स बनाकर इस तरह से EXE में इसको कंपाइल करके अपने प्रोग्राम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का, जिसको मैं अभी आप लोग को समझाऊंगा। सो गाइस, इस प्रोग्राम को समझाने के लिए मैं स्टार्ट करूंगा #include IO stream से, जो कि एक प्री प्रोसेसर कमांड होता है। प्री प्रोसेसर कमांड का मतलब होता है कि प्रोग्राम के कंपाइल होने में सबसे पहले जो भी प्री प्रोसेसिंग है प्रोग्राम की वो कर दो। इसके बाद यहाँ पर मैं यूजिंग नेम स्टेट STD की बात करना चाहूँगा। अगर मैं ये यूजिंग नेम स्टेट STD नहीं लिखता हूँ और अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर नेम स्पेस नहीं डिफाइन की है। मैं यहाँ पर STD करके अगर कुछ ऐसे कर देता हूँ और उसके बाद रन करता हूँ, तब यहाँ पर क्या होगा, ये एरर थ्रो नहीं करेगा। लेकिन मैं बार बार STD नहीं लिखना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पर यूजिंग नेम स्टेट STD लिख दूंगा। यूजिंग नेम स्पेस STD लिखने से मुझे बार बार अपनी नेम स्पेस को नहीं लिखना पड़ेगा। उसके बाद इंट मेन एक फंक्शन होता है जिसके अंदर मेन फंक्शन यानी कि जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा वो होता है। तो यहाँ पर सी आउट हेलो वर्ड जब भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सी आउट का मतलब होता है कि प्रिंट कर दो आउटपुट कंसोल में। सी फॉर कंसोल होता है इसमें, और हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग है, और इस तरह हम लोग लिखेंगे तो ये क्या होगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा जो भी इसके अंदर मैं लिखूंगा। मैं कैपिटल H और कैपिटल W लिखूंगा तो यहाँ पर ये मेरा ऐसे कैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कोड रनर जो होता है ये मेरे लिए सारा का सारा काम कर रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोड रनर कंपाइल करता है और उसके बाद रन भी कर देता है, लेकिन मैनुअली अगर आपको करना पड़े तो आप लोग G++ करेंगे और यहाँ पर main.cpp करेंगे। इस प्रोग्राम को सेव ऑब्वियसली करना पड़ेगा आप लोग को। यहाँ पर डॉट अगर आ रहा है तो उसका मतलब आपने सेव नहीं किया है। जैसे कि मैं अगर कुछ ऐसे कर दूँ तो यहाँ पर ये डॉट आ रहा है, तो ये डॉट नहीं आएगा अगर आप लोगों ने सेव किया हुआ है अपना प्रोग्राम। तो Ctrl+S से आप लोग सेव ज़रूर कर लें। इसके बाद आप लोग G++ main.cpp जैसे ही लिखेंगे कुछ इस तरह से, तो क्या होगा, ये कंपाइल हो जाएगा और a.exe बना देगा। अगर ऑलरेडी a.exe है तो उसको रिप्लेस करके नई वाली a.exe आ जाएगी। इसके बाद आप $/a लिख के टैब दबाएंगे तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा $/a.exe। एंटर आप मारेंगे तो आपका हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पर हेलो वर्ड हैरी लिखता हूँ और यहाँ पर कंपाइल किए बिना a.exe को रन करता हूँ तो हेलो वर्ड ही आएगा, क्योंकि मैंने कंपाइल करके, जब तक मैं कंपाइल नहीं करूँगा a.exe चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ G++ main.cpp और उसके बाद मैं a.exe कर दूँ तब ये हेलो वर्ड हैरी बताएगा, यानी कि जो नया मैंने चेंज किया है वो मेरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो फंक्शंस के बारे में अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोग को जैसा समझ लो कि मेन फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ होती है वहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। और जब भी मुझे प्रोग्राम को रन करना होगा मैं ये बटन का इस्तेमाल करूँगा, कोड रनर का इस्तेमाल करूँगा, और जैसे जैसे मैं चेंज करता जाऊँगा मुझे बार बार कंपाइल करके a.exe लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करी है। C++ इंटेलिजेंस हमने क्यों इंस्टॉल की है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर MAI लिखता हूँ तो ये देखो मेन यहाँ पर इसने मुझे सजेस्ट कर दिया है। तो ये सारे सजेशंस लेने के लिए मैंने C++ इंटेलिजेंस वाली एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया है। अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर वेरिएबल्स की बात करना चाहूँगा। गाइस, मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स बना सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कमेंट यहाँ पर कर सकता हूँ इसको। सबसे पहले मैं कमेंट्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं Ctrl/ दबाऊँ अपने कीबोर्ड में तो ये कमेंट हो जाएगा। कमेंट का मतलब होता है कि वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी प्रोग्राम में। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर $/ लगा दिया तो क्या होगा, ये सिंगल लाइन कमेंट बन गया। अब मैं रन करूँगा इसको तो ये बिल्कुल रन नहीं होगी, यानी कि मेरे प्रोग्राम का कोई आउटपुट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ और, तो मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट लाइन, और मैं यहाँ पर एकदम से नेक्स्ट लाइन लिख देता हूँ कुछ इस तरह, नेक्स्ट लाइन, और उसके वजह से मैं नेक्स्ट लाइन यहाँ पर लिख कर और इसको रन करूँगा अपने कोड को, तो क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन प्रिंट करेगा, लेकिन ये हेलो वर्ड हैरी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि उसमें मैंने कमेंट लगा दिया है। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर कमेंट लगा के इसको सेव करके रन करूँ तो वहाँ पर देखें आप लोग नेक्स्ट लाइन आ गया, लेकिन ये नेक्स्ट लाइन में अभी आया नहीं है। तो इसलिए नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग यहाँ पर एंडल लिखते हैं, और सी आउट के साथ में कितने भी इस तरह से जोड़ सकता हूँ। मुझे बार बार सी आउट लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरह जो ये हमारा लेस देन वाला सिंबल है उसको लगा सकता हूँ 2 बार, और कुछ इस तरह लगा के कितनी भी बार मैं चीज़ें लिख सकता हूँ। यहाँ पर चेन बना सकता हूँ सी आउट की। तो अब मैं इसको जैसे ही रन करूँगा आप लोग देखो यहाँ पर ये नई लाइन में आ गया है। कमेंट मैं मल्टी लाइन भी कर सकता हूँ। अगर मैं स्लैश करके कुछ इस तरह स्टार लगा दूँ तो क्या होगा कि ये मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगा, यानी कि मैं अगर इसको रन करूँगा तो ये रन नहीं होगा। प्रोग्राम इसको, मेरा जो कंपाइलर है वो इसको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये कमेंट है। कमेंट हम लोग लगाते हैं प्रोग्रामर की आसानी के लिए। हम लोग कमेंट्स को इसलिए लिखते हैं किसी भी फाइल के अंदर ताकि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो प्रोग्रामर मैसेज छोड़ना चाहता है एक प्रोग्राम के अंदर वो छोड़ पाए, और उसके बाद अगर वो लौट कर आता है वापस 6 महीने में, 1 साल में, 3 साल में, तब वो आराम से यहाँ पर देख सके कि उसने कब लिखा था प्रोग्राम, क्या लिखा था, ये लाइन क्या करती थी।
तो इस तरह के काम हम लोग कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर करूँगा क्या, ये जो कमेंट्स हैं इनको हटा दूंगा और इन कमेंट्स को लाइन बाय लाइन कमेंट करता जाऊंगा जैसे जैसे मैं आप लोग को दिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि कमेंट्स इन्फॉर्मेशन डालने के लिए होते हैं प्रोग्राम के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स की। वेरिएबल से पहले बात करना चाहूँगा डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप सी में, सी प्लस प्लस में हमारे पास बिल्कुल सी की तरह होते हैं। अगर आप लोग सी से आ रहे हैं सी प्लस प्लस में, तब आप लोग को पता होगा क्या होते हैं डेटा टाइप्स, इंट, कैर। इसमें एक एडिशनल स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। तो आप लोग यहाँ पर स्ट्रिंग हैरी इज इक्वल टू कुछ ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इंट डेटा टाइप के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट ए और उसके बाद मैं लिखता हूँ बी और उसके बाद लिखता हूँ सी, तो ये 3 नंबर मेरे पास बना देगा। यानी कि इनने 3 कंटेनर बना दिए हैं मेरे लिए। ए में मैं वैल्यू डाल सकता हूँ, मान लो मैंने 60 डाली, उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर बी में वैल्यू डाल सकता हूँ 10, सी में वैल्यू डाल सकता हूँ। इंटीजर जो हमारा होता है वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट लेता है आर्किटेक्चर के हिसाब से। तो ये किस आर्किटेक्चर में कितनी बाइट्स लेता है ये आप लोग को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग कुछ ऐसा समझ लीजिए कि शॉर्ट होता है हमारे पास, इंट होता है और लॉन्ग होता है। अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट ऐसे लिख दूँ और मैं यहाँ पर शॉर्ट ऐसे इज इक्वल टू 9 लिखूँ और इसको रन करूँ अभी यहाँ पर, तो आप लोग देखो कि ये रन हो चुका है। और मैं अगर यहाँ पर सी आउट ऐसे लिखूँगा तो ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पर 9 प्रिंट होगा। ए, बी और सी में मैंने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी है, इसलिए इसने मेरे लिए कुछ प्रिंट नहीं किया है। गैस यहाँ पर बात करना चाहूँगा वेरिएबल्स को बनाने के रूल की। यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल होता है, सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि वो केस सेंसिटिव होता है। यानी कि अगर आपने ऐसे लिखा और उसके बाद अगर आपने कैपिटल ऐसे लिखा, तो ये 2 अलग अलग वेरिएबल्स हैं। मैं इसको जैसे ही रन करूँगा, आप लोग देखो यहाँ पर ये ऐसे इज इक्वल टू 9, ऐसे इज इक्वल टू 9, इसने कुछ एरर थ्रो नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसको बार बार लिखूँगा सेम लाइन को, तो ये कह रहा है कि 2 बार क्यों लिख दिया आपने, इसलिए इसने मेरे लिए एरर थ्रो कर दिया। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि हम लोगों को समझना है कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं एक लेटर से और एक अंडरस्कोर से। तो हम लोग को यहाँ पे समझना है कि जो वेरिएबल्स हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं एक लेटर से और एक अंडरस्कोर से भी हमारे वेरिएबल्स स्टार्ट हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे की जगह अंडरस्कोर ऐसे लिखूँ, तब भी ये एक वैलिड वेरिएबल नेम होगा और मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है, मैंने इसको सेव नहीं किया है। अच्छा, ऐसे मैंने यहाँ पर सिर्फ ऐसे लिख दिया है, अंडरस्कोर ऐसे मुझे लिखना चाहिए। तो ये मेरा यहाँ पर कंपाइल होकर रन हो जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ अगर मैं इसको 1 अंडरस्कोर ऐसे लिखूंगा, यानी कि मैं इसको एक नंबर से स्टार्ट करूँगा, तब ये मुझे एरर थ्रो करेगा। तो ये थे रूल्स हमारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के। अभी के लिए मैं इसको ऐसे कैसे ही SA बना दूंगा। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि जो वेरिएबल होता है वो उसमें नंबर बाद में आ सकता है। तो मैं कुछ इस तरह बना सकता हूँ अपने वेरिएबल को, तो 2, 3। अब मैं एक चीज़ और आप लोग को दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर S लिखूँगा और S लिख के मुझे ये देखो सजेशन दे रहा है, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह सजेशन ले सकता हूँ और इसको मैं रन कर सकता हूँ और मेरा 9 यहाँ पर आ गया है। तो ये था हमारा वेरिएबल और मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कैमल केस नोटेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैमल केस नोटेशन और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको कमेंट करके थोड़ी थोड़ी लाइन भी देता जाता हूँ साथ साथ, और उससे क्या होगा कि आप लोगों को हेडिंग पता चल जाएगी क्या है। और अब मैं यहाँ पर बात करूँगा आप लोगों से कि इंटीजर, जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर इंट और मैं कोई नंबर लिखना चाहता हूँ, यानी कि मार्क्स लिखना चाहता हूँ, मान लो किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स लिखना चाहता हूँ, तो मैं मार्क्स इन मैथ्स कुछ ऐसे लिखता हूँ। तो आप लोग देखो मार्क्स इन मैथ का M मैंने स्मॉल लिया है, I कैपिटल लिया है, M कैपिटल लिया है, तो ये दिख रहा है मुझे दूर से मार्क्स इन मैथ्स लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इज इक्वल टू 83 कर देता हूँ, उसको कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, मान लो मुझे इसको प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं सी आउट लिखूँगा, कुछ ऐसे लिखूँगा। मैं अगर लिखूँ M और उसके बाद मैं लिखूँ I और मैं लिखूँ यहाँ पर M, यानी कि मैं लिख दूँ मार्क्स इन मैथ्स को शॉर्ट में MIM, तो ये देखो मुझे ये सजेस्ट कर रहा है, इसने यहाँ पर परख लिया है, इसने देख लिया है कि भाई ये मार्क्स इन मैथ्स मांग रहा है मेरा जो प्रोग्रामर है। एंटर मारूंगा, ये कंप्लीट हो गया। इस तरह आप लोग बड़े बड़े वेरिएबल्स के नाम दे पाओगे, और अगर आप लोग बड़े बड़े वेरिएबल्स के नाम दोगे तो उससे होगा क्या, आप लोग आराम से समझ पाओगे बाद में प्रोग्राम को अपने। तो मैं अगर इसको सेमीकोलन लगा के रन कर दूं, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 83 मेरा प्रिंट हो जाएगा। मैं कुछ ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगा दूंगा, मैं लिखूंगा द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन मैथ्स और इज़, और उसके बाद मैं यहाँ पर स्ट्रिंग को क्लोज करके कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ, एक स्पेस दे देता हूँ इज़ के बाद। तो यहाँ पर ये देखो लिख कर आ रहा है मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन मैथ्स इज़ 83। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड को, इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया कि वेरिएबल क्या होते हैं, कैमल केस नोटेशन क्या होती है। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को शॉर्ट, इंट, लॉन्ग और लॉन्ग के बारे में बताया। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए। शॉर्ट होता है हमारे पास, मान लो शॉर्ट A लिखा और उसके बाद मैंने लिख दिया इंट B, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया लॉन्ग C, और उसके बाद मैंने लिख दिया लॉन्ग A, D।
और मैं इसको जैसे ही रन करूँगा, आप लोग देखो यहाँ पर ये मेरा रन हो गया है। तो शॉर्ट होता है सबसे छोटा इंटीजर, उसके बाद जो इंट होता है वो नॉर्मल होता है, उससे बड़ा लॉन्ग होता है, और उससे भी बड़ा है लॉन्ग होता है। तो इस तरह आप लोग जो है अपने इंटीजर्स को डिक्लेयर कर सकते हो। कौन सा कितनी बाइट लेता है ये आर्किटेक्चर पर डिपेंड करेगा, और आप लोग सर्च कर सकते हैं अपने आर्किटेक्चर के लिए, या फिर 32 बिट आर्किटेक्चर के लिए कितना बाइट लेता है, 64 के लिए कितना लेता है, कौन सा आर्किटेक्चर कितनी बाइट्स अलाउ करता है, वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और बिलीव मी, आप लोग को याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा एक और डेटा टाइप के बारे में जिसको कहते हैं फ्लोट। और फ्लोट अगर मैं स्कोर इज इक्वल टू 45.32 लिखूँ और यहाँ पर सी आउट लिख के लिख दूँ दी स्कोर इज़, स्कोर की स्पेलिंग गलत लिख दी, और मैं यहाँ पर कुछ इस तरह लिख के स्कोर लिख दूँ, तो यहाँ पर ये आ जाएगा मेरा स्कोर इज़ 45.32। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने जो ऊपर लिखा हुआ है वो भी आ रहा है। तो एक काम करता हूँ यार, मैं इसको ना कमेंट आउट कर देता हूँ ऊपर वाले को। उससे क्या होगा कि मैं आराम से यहाँ पर नीचे आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो आप लोग देखेंगे सिर्फ। अब मैं इसको रन करूँगा तो सिर्फ ये लिख कर आएगा स्कोर इज़ ये जो भी मैंने लिखा हुआ है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा हमारे पास होते हैं डेटा टाइप्स में डबल। अगर मैं यहाँ पर डबल लिख दूँ और उसके बाद स्कोर 2 लिख दूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं लॉन्ग डबल लिखूँ, लॉन्ग डबल स्कोर 3, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा प्रिसीजन थोड़ा ज़्यादा होगा इन नंबर्स का। तो मैं इसको रन करूँगा तो ये यहाँ पर अभी मैंने प्रिंट किया नहीं है, तो मैं स्कोर 1 2 3 को प्रिंट कर सकता हूँ। बस आप लोग अभी इतना जान लीजिए कि फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल का प्रिसीजन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। सबसे छोटा होता है फ्लोट का, फिर उसके बाद आता है डबल का, फिर उसके बाद लॉन्ग डबल का। तो ये चीज़ आप लोग के दिमाग में आनी चाहिए। एक चीज़ और जो मैं मेंशन करना चाहूँगा जो कि ऑब्वियस है थोड़ी सी यहाँ पर, कि आप लोग यहाँ पर स्कोर को रीअसाइन कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर 34.2 कर दूँ स्कोर को और उसके बाद इसको रन करूँ, मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, सेमीकोलन लगा देता हूँ, तो आप लोग देखो यहाँ पर 34.2 प्रिंट होगा और यहाँ पर कुछ और प्रिंट नहीं होगा, 34.2 ही प्रिंट होगा क्योंकि मैंने इसको रिसेंटली चेंज किया है। हालांकि ऊपर ये वैल्यू कुछ इस तरह थी, लेकिन कभी कभी आप लोग चाहते हैं कि आप लोग चेंज ना कर पाएँ एक स्कोर को। मान लो स्कोर एक ऐसा नंबर होता है जो मैं गलती से भी चाहकर अपने प्रोग्राम में इसको चेंज नहीं करना चाहता हूँ, तब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्लोट कॉन्स्ट स्कोर इज इक्वल टू। तो इससे क्या होगा, कांस्टेंट बन जाएगा स्कोर मेरा। अब मैं रन करूंगा तो ये नहीं करने देगा चेंज मुझे स्कोर को। ये कह रहा है भाई कांस्टेंट को आपने कैसे चेंज कर दिया। इसी तरह आप लोग इंट कॉन्स्ट बी लिख सकते हैं, कुछ इस तरह लिख सकते हैं, कॉन्स्ट बी इज इक्वल टू 89, और यहाँ पर मैं स्कोर को चेंज कर रहा हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इसको रन करूँगा प्रोग्राम को, ही बिल्कुल सही से रन हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने गलती से भी बी को चेंज करने की कोशिश की, मैंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की, तब ये मुझे एरर थ्रो करेगा, कहेगा कि बी एक कांस्टेंट है, आपने कैसे चेंज कर दिया इसको। लेकिन अगर मैं एक कॉन्स्ट हटा देता हूँ बी से तो क्या होगा, ये रन हो जाएगा और ऑब्वियसली मेरी बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि इस चीज़ की ज़रूरत क्या पड़ गई हम लोगों को। ज़रूरत हम लोग को ये पड़ गई कि कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें हम लोग चेंज नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बर्थ ईयर हैं, तो बर्थ ईयर तो किसी का चेंज नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए गलती से भी वो प्रोग्राम में चेंज ना हो जाए बग के कारण, तो आप लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट लगा देंगे। इस चीज़ की अहमियत आप लोग तब समझेंगे जब आप लोग गेम प्रोग्रामिंग करेंगे C++ की मदद से, या फिर आप लोग कोई AI वगैरह बनाएंगे जिसमें आप लोग चाहते हैं कि जो AI है कुछ उसके एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि लर्निंग रेट वगैरह वो सब चेंज ना हो। तो यूज़ केस टू यूज़ केस डिपेंड करेगा। यहाँ पर आप लोग जो है चेंज नहीं कर पाएंगे अगर आप लोगों ने कांस्टेंट बना दिया है। तो अब मैं बात करना चाहूँगा कि आप लोग यूज़र इनपुट किस तरह ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखी, हम लोगों ने यहाँ पर डेटा टाइप्स देखे, वेरिएबल देखे, रूल देखे वेरिएबल के कि क्या होते हैं, किस तरह का वेरिएबल कब बना सकते हैं, कब नहीं बना सकते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा यूज़र इनपुट लेने की। अब मान लो कि आप यूज़र से 2 नंबर इनपुट करना चाहते हैं, तो आप लोग मान लो लिखना चाहते हैं सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सी इन का इस्तेमाल करेंगे। और सी इन का सिंटेक्स कुछ इस तरह आप लोग देखिए, सी इन के बाद आप लोग ग्रेटर देन वाला सिंबल लगाएंगे 2 बार, और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, वो वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें आप लोग लेना चाहते हैं। अब मान लो कि यहाँ पर मैं इंट ए मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि ए डिक्लेयर करना पड़ेगा मुझे, और मुझे बी भी डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ए और बी में मैं इन्फॉर्मेशन कर लूँ। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C करूँगा, यानी कि कॉपी करूँगा इसको, और उसके बाद यहाँ पर नीचे पेस्ट करूँ, तो मैं यहाँ पर एंटर सेकेंड नंबर लिखूँगा और यहाँ पर बी लिखूँगा। यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड की एक फंक्शनैलिटी बताना चाहूँगा। अगर आप लोग अपने कीबोर्ड में ऑल्ट दबाएंगे और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एक और क्लिक यहाँ पर करेंगे तो 2 कर्सर्स आ जाएंगे। इसके बाद आप लोग कुछ इस तरह करके एंडल लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग एक नई लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग इसको देखेंगे, तो जैसे ही मैं इसको अभी रन करूँगा, आप लोग देखो एंटर फर्स्ट नंबर आ रहा है 34, एंटर सेकेंड नंबर 45, और उसके बाद आपने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ले लिया। अब मान लो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ सम इसका, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह लिख सकता हूँ दिस सम इज़, और उसके बाद कुछ इस तरह मैं यहाँ पर लिखूँगा
ए प्लस बी। इसी के साथ साथ डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा अभी ऑपरेटर्स के बारे में। प्लस एक ऑपरेटर होता है, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। सी प्लस प्लस में हमारे पास कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि मैंने इसको जोड़ा भी, सम इज 56 आ गया, एक स्पेस दूंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और इसके बाद इसको वापस से रन करूंगा तो मान लो 34 + 1 35 हो गया, सम इज 35। इसी तरह हमारे पास और तरह के ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ दी डिफरेंस, या फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ a प्लस बी इज़ ये, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इसको रिप्लिकेट ना करने की बजाय इसको रेप्लिकेट करूँगा। तो मैं यहाँ पर ऑल्ट दबा के कुछ इस तरह माइनस कर दूंगा, और उसी की तरह ऑल्ट दबा के कुछ इस तरह क्या करूँगा, स्टार लगा दूंगा, ऑल्ट दबाऊंगा, एक बार क्लिक करके इसको डिसमिस करूँगा, फिर ऑल्ट दबाऊंगा, और ये दो कर्सर्स आगे डिवाइड इसको कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्टार बी और a डिवाइडेड बाई बी को ले पाऊंगा। मान लो मैंने 4 और 3 लिया तो a प्लस बी आ गया। अब यहाँ पर देखो मैं एंडल लगाना भूल गया, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए भी यहाँ पर ऑल्ट दबा के कुछ इस तरह एंडल लिख दूंगा और वापस इसको रन करूँगा, और मैं 4 और 3 को ही लूँगा। 4 मैंने लिखा, 3 मैंने लिखा। a प्लस बी 7 है, a माइनस बी 1 है, a मल्टीप्लाई बी 12 है, लेकिन a डिवाइडेड बाई बी 1 क्यों हुआ? 4 डिवाइडेड बाई 3 तो 1 पॉइंट समथिंग होना चाहिए ना। यहीं पर बात आती है, अगर आप लोग डिवाइडेड बाई लिखेंगे तब क्या होगा, जैसे ही डिवाइडेड बाई आप लोग लिखेंगे तो होगा क्या कि आप लोग इंटीजर और इंटीजर के बीच में ऑपरेशन करा रहे हैं। एक इंटीजर और इंटीजर के बीच में कभी भी ऑपरेशन होता है सी प्लस प्लस में या फिर सी में भी, तो क्या होता है कि एक इंटीजर ही रिजल्ट आता है। तो आप लोग अगर इन दोनों में से किसी एक को जब तक फ्लोट या डबल नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग को वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप देखना चाहते हैं। इसको टाइप कास्टिंग बोला जाता है। तो मैं अगर यहाँ पर कुछ इस तरह फ्लोट लिख दूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको इस तरह रन करूँ, अब मुझे यहाँ पर 4 और 3 में लिखूँगा तो मुझे यहाँ पर 1.33 देखने को मिला जो मैं देखना चाहता था। तो आप लोग अगर कुछ इस तरह करना चाहते हैं तो आप लोग इसको टाइप कास्ट कर दें किसी एक को। फ्लोट और इंट के बीच में कोई भी ऑपरेशन होगा तो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा, फ्लोट के बीच में होगा तब भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा, इंट के बीच में होगा एक इंटीजर आएगा। इस तरह ये सब चीज़ें काम करती हैं। तो आप लोग को जो है ये चीज़ समझनी चाहिए। तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि मैंने आप लोग को बताया अभी। उसी के साथ साथ हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स और हमारे पास होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स, कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर्स होते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोग सर्च करें इंटरनेट पर और आप लोग देखें टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, और वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा अब नेक्स्ट टॉपिक में जो कि हमारा है इफ एल्स कंडीशनल्स। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। इस कोड को सारा का सारा कोड आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कंट्रोल/ का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको कमेंट आउट करने के लिए। अगर आप लोग सोचें कि मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ कोड। हमने यहाँ पर कुछ इंट लिखा हुआ है, यूजिंग नेम स्पेस लिखा हुआ है, आईओ स्ट्रीम लिखा हुआ है, तो वही कोड है। ये सारा कोड आपको मिलने वाला है। मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, लिखूँगा इफ एल्स कंडीशनल के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। मान लो कि मैं यहाँ पर इंट एज करता हूँ और आप लोगों से बोलता हूँ एंटर योर एज। क्या बोलता हूँ आप लोगों से, एंटर योर एज, अपनी एज बताओ, और आप लोग मुझे इसके बाद अपनी एज बताओगे। कमेंट में नहीं, सीन की मदद से बताओगे आप लोग मुझे एज। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एज, और जैसे ही आप लोग मुझे एज बताओगे मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं कहूँगा इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18। मैं यहाँ पर लिखूंगा सी आउट, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा यू कैन वोट, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा एल्स, यानी कि वरना सी आउट। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ कर दी है, मैंने ब्रैकेट थोड़ा कुछ गलत लगा दिया। सी आउट यू कैन नॉट वोट, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ, और ग्रेटर देन इक्वल टू उसको कर देता हूँ, वो सही रहेगा ज़्यादा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू एक ऑपरेटर है जो कि तब ट्रू रिटर्न करता है जब ग्रेटर देन इक्वल टू होगी एज। तो मान लो मैंने 5 कर दी तो ये कह रहा है यू कैन नॉट वोट। लेकिन उसी के साथ साथ अगर मेरी एज 78 है तो ये कह रहा है यू कैन वोट। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं इफ एल्स की जगह एल्स इफ भी कर सकता था, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एज इज़ ग्रेटर देन 150। तब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा सी आउट इनवैलिड एज, ठीक है, क्योंकि 150 से ज़्यादा तो कोई नहीं जीता है, और ये प्रोग्राम जो रन कर रहा है वो तो ऑब्वियसली नहीं जिएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो यहाँ पर एंटर योर एज लिखी, मान लो मैंने 455 लिखी तो ये यू कैन वोट बोल रहा है। अब आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों हुआ, तो देखो क्या है कि मैंने सबसे पहले चेक किया कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो ये यहीं के यहीं ट्रू हो गया, तो इसने आगे चेक ही नहीं किया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये आगे चेक करे तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक दूसरा इफ़ लगाना पड़ेगा, एल्स इफ नहीं लगाना पड़ेगा, और वो इफ़ एल्स के साथ एसोसिएट हो जाएगा।
मैं एक बार और समझाता हूँ, सही से समझाऊंगा। देखो क्या होता है कि इफ़ अगर मैंने लिखा यहाँ पर तो ये क्या करेगा, अगर ये ट्रू नहीं हुई कंडीशन तब ये क्या करेगा, अगले में जाएगा। जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 18 अगर ट्रू नहीं होती, जैसे मान लो मैं 5 कुछ ऐसा लिखूँ जो कि मान लो 5 लिखा, 4 लिखा, तभी यू कैन नॉट वोट में आ गया। इसने फिर इसको चेक किया, ये भी गलत थी तो उसके बाद इसमें आ गया। तो इस चीज़ को मुझे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले इफ़ स्टेटमेंट को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो मैं इस वाले स्टेटमेंट को ऊपर लेकर जाऊंगा और इसको एल्स इफ बनाऊंगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको एल्स को हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या कहीं ग्रेटर देन 150 तो नहीं डाल दी यूज़र ने, वरना इनवैलिड वहीं के वहीं बता दूंगा। फिर उसके बाद क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 यू कैन वोट। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ इनवैलिड एज डालूंगा तब ये मुझे बताएगा इनवैलिड एज। तो ये इफ़ को चेक करेगा, अगर ये ट्रू हो जाती है तो एल्स इफ और एल्स में नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये ट्रू नहीं होती है तब ये चेक करेगा अगली कंडीशन को। तो इसे इफ एल्स लेटर बोलते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 यू कैन वोट, मैं इसी तरह यहाँ पर एंड और ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकता था। मैं कुछ इस तरह लिख सकता था, और एज इज लेस देन 1, और अगर मैं अभी यहाँ पर लिख देता हूँ मान लो एज अपनी -34 तो ये इनवैलिड एज। तो इस तरह अगर मैं करना चाहूँ तब मैं यहाँ पर आराम से इसको कर सकता हूँ। मैं एज इज़ लेस देन 4 कर सकता हूँ, क्योंकि 4 साल से बच्चा क्या, 4 साल से कम का बच्चा क्या टाइप करेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ इस तरह लगा के इफ एल्स कंडीशनल को डाल सकता हूँ। तो ये थे हमारे इफ एल्स कंडीशनल्स। इफ़ एल्स इफ लैडर, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को एल्स इफ और एल्स लगाना ही है, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ इफ लगाएंगे तो वो सारी कंडीशन चेक करेगा। लेकिन अगर आप लोग इफ़ के बाद एल्स इफ लगाएंगे तो ये इससे जुड़ा हुआ है और ये इससे भी जुड़ा हुआ है, तो ये तीन जो है एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। इफ़ चेक करेगा, पहले गलत हुआ तो एल्स इफ चेक करेगा, उसके बाद भी गलत हुआ तो एल्स में आके ये प्रिंट कर देगा, यू कैन नॉट वोट। तो मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। तो आप लोग एक बार रन करके देखें, प्रोग्राम को खुद से लिख कर देखें। इफ़ के अंदर कुछ भी डालेंगे आप, उसके बाद जो रन होगा, जो उसके अंदर का कोड है वो रन होगा अगर ये कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर आपने एल्स इफ लिखा है तो क्या होगा, एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 आप लोगों ने लिखा है तो क्या होगा, उसको चेक करेगा, वो सच हुई तो उसके अंदर घुसेगा, लेकिन अगर वो भी सच नहीं हुई तो सारी कंडीशंस फेल हो गई तो एल्स के अंदर आएगा। तो एल्स इफ आप 1 2 3 और लिख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कितने एल्स इफ लिख सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू आप लोगों ने 18 लिखा है और आप लोग यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ और भी लिख सकते हैं। तो यूज़ केस टू यूज़ केस वो डिपेंड करेगा। आशा करता हूँ इफ़ एल्स समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्या होता है क्या करता है। तो अब मैं यहाँ पर मूव करूँगा स्विच स्टेटमेंट की तरफ। मान लो मैं यहाँ पर इसको अभी कुछ ऐसे कर देता हूँ, कमेंट आउट, ठीक है, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर एज को देखना कि एज की वैल्यू क्या है। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह स्विच लिखूँगा और ये देखो मेरे पास यहाँ पर इंटेलिजेंस इनवोक हो गई है। तो या तो मैं स्विच लिखकर इसको यूज़ कर सकता हूँ, हमारा विजुअल स्टूडियो कोड जो दिया, हमारे विजुअल स्टूडियो कोड ने अभी सजेशन, इसे स्निपेट बोलते हैं, जो विजुअल स्टूडियो कोड ने अभी मुझे दिया। स्विच के अंदर मैं कोई भी एक्सप्रेशन लिखूंगा, मान लो मैंने एज लिखी, मैं टैब दबाऊंगा, केस मान लो 12 और मैं यहाँ पर लिख दूंगा सी आउट यू आर 12 years ओल्ड और उसके बाद सेमीकोलन लगा दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रेक लगाऊंगा। अब मैंने यहाँ पर केस 12 चेक किया, मैं यहाँ पर और केसेस भी चेक कर सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर 18 यहाँ पर चेक कर सकता हूँ, यू आर 18 years ओल्ड, ब्रेक कर सकता हूँ और डिफ़ॉल्ट में मैं कुछ ऐसे कह सकता हूँ सी आउट यू आर नाइदर 12 नॉर 18 years ओल्ड, यानी कि ना ही आप 12 साल के हैं और ना ही आप 18 साल के हैं। तो इस तरह ये काम करेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगा, अगर आप लोग राइट क्लिक करके फॉर्मेट कोड पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे, तब क्या होगा, ये आप लोग के लिए इंडेंटेशन वगैरह एकदम सेट करके लगा देगा। तो काफ़ी काम आती है ये चीज़, ये फंक्शनलिटी मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। कंट्रोल एस से आप लोग इसको सेव करेंगे और आप लोग रन करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा कि एंटर योर एज, मान लो 34, ये कह रहा है यू आर नाइदर 12 नॉट 18 years ओल्ड। अगर मैं यहाँ पर 12 लिख देता हूँ तब ये क्या करेगा, तब ये बोलेगा यू आर 12 years ओल्ड। 18 लिखता हूँ तब क्या होगा, यहाँ पर यू आर 18 years ओल्ड। यहाँ पर ब्रेक के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा। देखो होता क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा केस 12, तब ये क्या करेगा, केस 12 को चेक करेगा और उसके बाद ये क्या करेगा, सी आउट यू आर 12 years ओल्ड ये कर देगा। अगर मैं ये ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो इसके बाद के सारे केसेस को एग्जीक्यूट कर देगा। दिखाता हूँ आप लोगों को करके। ब्रेक मान लो मैंने नहीं लगाया और मैंने अपनी एज 12 डाली, तब ये क्या करेगा, मैंने 12 डाली, ये इसके बाद ये 18 year ओल्ड वाला भी प्रिंट कर दे रहा है। तो मैं यहाँ पर एंडल लगाऊँ या नहीं लगाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं वैसे भी ब्रेक लगाने वाला हूँ। लेकिन अभी मैं एंडल लगा देता हूँ
और मैं इसको रन करूंगा, मान लो मैंने यहाँ पर 12 लिखा, तो ये 12 वाला भी एग्जीक्यूट कर दे रहा है, 18 वाला भी एग्जीक्यूट कर दे रहा है। तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि एक केस मैच करने के बाद के सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाएं, तब आप लोग कुछ ऐसा करें, वरना आप लोग ऐसा ना करें, वरना आप लोग ब्रेक लगा के रखें। और आप लोग अगर यहाँ पर सारी जगह ब्रेक लगाएंगे तो डिफ़ॉल्ट में वैसे आप लोग को ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप लोग डिफ़ॉल्ट में ब्रेक नहीं भी लगाते हैं तब भी काम चल जाएगा। 34 लिखा मैंने यहाँ पर, यू आर नाइदर 12 नॉर 18 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वो तो एनीवेज एग्जीक्यूट हो ही रहा है, इसके बाद तो एग्जिट करना ही है उसको। तो ब्रेक बेसिकली क्या करता है, एक स्विच स्टेटमेंट या फिर लूप से बाहर फेंक देता है आपको। अब लूप्स क्या होते हैं, चलो लूप्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। लूप्स क्या होते हैं? सो गाइस, लूप्स प्राइमरीली हमारे पास 3 तरह के होते हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। मैं अभी यहाँ पर करूँगा क्या, ये जो भी चीज़ मैंने लिखी हुई है इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप लोगों को लूप्स के बारे में बताऊँगा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ और नीचे आकर यहाँ पर लूप्स के बारे में बात करता हूँ। फिर से आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूँगा कि सारा का सारा प्रोग्राम हमारा इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है। और यहाँ पर अब मैं लूप्स लिखूँगा, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट करूँगा वाइल लूप से। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक इंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0 के नाम से बनाता हूँ एक वेरिएबल, और मैं यहाँ पर लिखूँगा वाइल इंडेक्स इज़ लेस देन 34, और उसके बाद मैं लिखूँगा सी आउट, और मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना के लिखूँगा वी आर एट इंडेक्स नंबर, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंडेक्स को प्रिंट कर दूँगा। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंडेक्स को प्लस कर सकता हूँ, यानी कि इंक्रीमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 और सेमीकोलन लगाऊंगा। अब मैं इसको जैसे रन करूँगा, आप लोग यहाँ पर देखो, ये मेरे लिए प्रिंट करेगा वी आर एट इंडेक्स नंबर 0 फिर 1। अब यहाँ पर एंडल मैंने नहीं लगाया, तो मैं यहाँ पर एंडल भी लगा लेता हूँ, उससे क्या होगा, एक थोड़ा सिस्टमेटिक दिखेगा। तो 0 से लेके 33 तक गया, तो हुआ क्या कि वाइल इंडेक्स इज लेस देन 34, यानी कि इंडेक्स आपकी जब तक 34 से कम है तब तक ये लूप चलता रहेगा। और उसके बाद मैं सी आउट से प्रिंट कर रहा हूँ, हम इंडेक्स नंबर 0 पे हैं, फिर उसके बाद 0 का हमने 1 कर दिया इंडेक्स को, फिर हमने बोला कि हम अब इंडेक्स नंबर 2 पे हैं, फिर 3 पे हैं, 4 पे हैं। जैसे ये 33 प्रिंट हुआ तो यहाँ पर ये 34 हो गया और ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये अंदर नहीं घुसा। तो ये सिंपली क्या करता है, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आके वापस आएगा, ऐसे घूमता चलेगा। लूप का मतलब होता है घुंडी, यानी कि घूमते जाओ, तब तक घूमते जाओ जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है रुक जाओ। तो ये है हमारा वाइल लूप। तो मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ हमारे पास एक डू वाइल लूप होता है, और डू वाइल लूप बस डिफरेंस इतना सा होता है कि जो डू वाइल होता है वो कम से कम एक बार चलेगा ही चलेगा। मान लो इंडेक्स इज ग्रेटर देन 3453, मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर लिखा है इंडेक्स ग्रेटर देन 3453, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, एक काम करूंगा, ऊपर से ही लेकर आऊँगा, इस लाइन को कॉपी करूंगा, लाइन को कॉपी करके पेस्ट करूंगा, और इसकी जो कमेंट है ये हटाऊंगा, और इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 यहाँ पर लिख दूंगा, सेमीकोलन लगाऊंगा। अब यहाँ पर मैं इसको रन करूंगा, तो आप लोग देखो वी आर एट इंडेक्स नंबर 0। तो एक बार ये रन हुआ ही हुआ, मेरी कंडीशन फॉल्स थी। फिर से बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, तो मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ सही से आप लोगों को, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं करूँगा ना अगर, तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। यहाँ पर एक बार ये चला ही चला, क्या कंडीशन मेरी ट्रू है, क्या मेरा इंडेक्स ग्रेटर देन 3453 है? नहीं, मेरा इंडेक्स क्या है, 0 है मेरा इंडेक्स। लेकिन ये तब भी एक बार चला, तो कम से कम एक बार चलेगा ही चलेगा। फिर उसके बाद कंडीशन को चेक करके चलेगा। एक बार तो ऐसे ही चलेगा, और उसके बाद अगर इसको चलना होगा तो कंडीशन को चेक करके चलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक बार अगर हम चाहते हैं कि कम से कम चले ही चले लूप हमारा, तब डू वाइल लूप कर देंगे हम यूज़। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर इसको इंडेक्स लेस देन कर दूँ, तो मैं नंबर थोड़ा छोटा कर दूंगा, 33 कर देता हूँ। अब रन करूँगा, तब ये चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। 0 से लेकर 32 तक चलेगा, जैसे कि देखा आप लोगों ने अभी। तो ये हमारा डू वाइल लूप होता है। इसी के साथ साथ हमारा फॉर लूप होता है एक। तो फॉर लूप किस तरह काम करता है, फॉर लूप में अगर मैं यहाँ पर फॉर लिखूँगा, आप लोग देखो यहाँ पर ये मेरे लिए कुछ स्निपेट्स यहाँ पर नीचे मेरे लिए लेकर आ रहा है, कह रहा है कि आप लोग फॉर यूज़ कर सकते हो, और ये सारे के सारे आप यूज़ कर सकते हो। तो पहला फॉर अगर मैंने यहाँ पर कर दिया, तो मैं कुछ इस तरह इसको डिक्लेयर करूँगा। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स रख सकता हूँ या आई रख सकता हूँ, फिर मैं टैब दबाऊँगा, मान लो मैंने 34 रख दिया, फिर टैब दबाऊँगा, फिर यहाँ पर ये कंडीशन है, फिर टैब दबाऊँगा, मान लो मैंने सी आउट लिख दिया, और मैंने लिख दिया दी वैल्यू ऑफ आई इज़, और उसके बाद मैं एंडल लिख दूँगा। समझाता हूँ आप लोगों को ये हुआ क्या यहाँ पर, देखो है क्या यहाँ पर। उसी के साथ साथ एक आई भी लिखना पड़ेगा, फिर एंडल मैं यहाँ पर लगाऊंगा। अब देखो हुआ क्या, मैं ये इंडेक्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बाय द वे मैं आपको बता दूँ, तो मैं इसको कमेंट आउट कर सकता हूँ। फॉर लूप के अंदर मैंने एक आई डिफाइन किया, मैंने कहा आई की वैल्यू को 0 कर दो,
सबसे पहले जब मेरा फॉर लूप चलेगा मैं कह रहा हूँ आई की वैल्यू को 0 कर दो, फिर मैं कह रहा हूँ कि आई की वैल्यू जब तक 34 से कम है तब तक अंदर घुसते जाओ घुसते जाओ घुसते जाओ, और एक बार अंदर घुसे तो उसके बाद आई प्लस प्लस कर देना। जैसे कि पहली बार आई 0 होगा, ये प्रिंट करेगा, आई को प्लस प्लस कर देगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, सच होगी तो अंदर घुसेगा, ये प्रिंट करेगा, आई प्लस प्लस कर देगा, और ये चलता रहेगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को चलाया, कब तक चलता रहेगा ये, जब तक कंडीशन मेरी ट्रू है तब तक चलता रहेगा। तो ये वैल्यू ऑफ आई इज़ 0 से लेकर 33 तक चल रहा है, क्योंकि मैंने 34 यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसको लेस देन इक्वल टू कर दूंगा तो 0 से 34 तक चलेगा, जो कि काफ़ी ऑब्वियस है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा, इज इक्वल टू 1, तो 1 से 34 तक चलेगा, जो कि फिर से ऑब्वियस है, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर लूप के बारे में काफ़ी डिस्कस किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग जो है एकदम क्लियर हो गए होंगे फॉर लूप को लेके। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस फॉर लूप को भी कमेंट आउट कर दूंगा, और अब मैं आप लोग को बताऊँगा फंक्शंस के बारे में। अब फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन, हमने एक फंक्शन के बारे में बात की थी जिसका नाम हमने मेन रखा था, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला था कि मेन फंक्शन होता है, वहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, और वही लाइन होती है जहाँ से हमारा जो कंट्रोल है वो स्टार्ट होता है प्रोग्राम का, और उसके बाद उसके अंदर जो कॉल्स होती हैं फंक्शन की वो एग्जीक्यूट होती हैं। इस बात का मतलब क्या है बताता हूँ आप लोगों को। एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मुझे उसका टाइप, यानी कि उसका रिटर्न टाइप वो देना पड़ेगा। वो एक इंटीजर हो सकता है, मैं कह रहा हूँ मेरा जो फंक्शन है वो काम करेगा, जो उसकी रिटर्न वैल्यू वो इंटीजर है। सबसे पहले मैथमेटिक्स वाले फंक्शन की बात करना चाहूँगा। मान लो आप लिखते हो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। मान लो ये एक सिंपल सा फंक्शन है, अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा इस तरह के फंक्शंस होते हैं। तो ये कैलकुलेट होके एक वैल्यू देगा, वो वैल्यू किस तरह की होगी, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगी, इंटीजर होगी, स्ट्रिंग होगी, कुछ भी होगी, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर मैं लिखूँगा फंक्शन का नाम ऐड, और ये लेगा क्या, 2 नंबर लेगा। किस तरह के लेगा, इंटीजर के लेगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंट ए इंट बी। इसके बाद मैं यहाँ पर रिटर्न लिख दूंगा, रिटर्न सी। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, और रिटर्न सी। तो मैंने यहाँ पर कुछ काम किया और उसके बाद एक वैल्यू को रिटर्न कर दिया। सेमीकोलन लगाना मत भूल जाना आप लोग, सेमीकोलन बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने एक वैल्यू को रिटर्न कर दिया, सिंपल सी बात है। अब मैं इस ऐड फंक्शन का इस्तेमाल करके यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ। तो जैसे अगर मान लो मैं यहाँ नीचे आ जाऊँ अपने, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर मैंने एक कोड लिखा हुआ था जो कि 2 नंबर्स को ले रहा था इनपुट, तो मैं उसको ले लेता हूँ यहाँ पर, एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर, इसको कॉपी करूँगा मैं, इस बार नीचे ले आऊँगा, एंटर मारूँगा, और उसके बाद यहाँ पर इसको अनकमेंट कर दूँगा। अब मैं इसको रन करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसको सी आउट करूँगा, मैं लिख दूँगा दी फंक्शन रिटर्न, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, लिख दूँगा सम ऑफ ए और बी। तो सम ऑफ ए और बी रिटर्न किया मेरे फंक्शन ने, सेमीकोलन लगा दूँगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा अभी यहाँ पर, तो ये देखो ये इसने मुझे एरर थ्रो कर दिया। एरर क्यों थ्रो किया इसने, क्योंकि मैंने फंक्शन का नाम ऐड रखा था, सम नहीं रखा था, तो सम कर देता हूँ, ठीक है। या फिर एक काम करूँगा, नीचे ऐड कर दूँगा, बात वही पढ़ने वाली है। तो यहाँ पर मैं ऐड लिख दूँगा सम की जगह, और रन करूँगा इसको। मुझसे पूछ रहा है पहला नंबर क्या है, 345, दूसरा नंबर 2, तो 347 आना चाहिए। तो ये कह रहा है फंक्शन रिटर्न 347। तो इस तरह हमारे फंक्शंस कॉल हम कर सकते हैं, कितने भी फंक्शंस हम लोग लिख सकते हैं। और उसी के साथ साथ फंक्शंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक फंक्शन लिखा मैंने, एक ही लिखा, मैं 10 भी लिख सकता हूँ। और दूसरी बात ये कि एक दूसरे फंक्शन के अंदर मैं दूसरा फंक्शन भी कॉल कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं मेन के अंदर ही उसको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को फंक्शंस भी सही से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे थोड़ी सी एरेस के बारे में। अब ये एरेस क्या होते हैं, तो मैं फंक्शन क्या करूँगा, ऊपर लिखा रहने दूंगा, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कमेंट कर दूंगा। एरेस होते हैं हमारे एक ही तरह की कलेक्शन, किसी भी एक ही तरह की डेटा टाइप की कलेक्शन है, तो उसको हमें लेना है तो हम एरे बना सकते हैं। जैसे मान लो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ इंट एर 34, तो मैं यहाँ पर 34 इंटीजर वैल्यूज़ इसमें ले सकता हूँ। वो मैं कैसे स्टोर कराऊंगा, मैंने यहाँ पर क्या किया, 34 साइज़ का एरे बना दिया। ये 3 साइज़ का भी हो सकता था, और अगर मैं यहाँ पर इंट एर 3 इज इक्वल टू कुछ ऐसे लिख देता हूँ 1,3,6, और इसको रन करूँगा तो एक वैलिड C++ सिंटेक्स तो है ही है। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर इंट एर 0 करता हूँ तो मुझे क्या प्रिंट होके मिलेगा, मुझे 1 प्रिंट होके मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर मैं 1 को प्रिंट करता हूँ और 2 को प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पर 0, 1, 2 तक की है ये इंडेक्स, तो इंडेक्स हमारी 0 से स्टार्ट होती है, तो 1 की वैल्यू 3 हो गई, एरे 2 की वैल्यू 6 हो जाएगी।
तो आप लोग यहाँ पर देखो एरे 2 मैंने यहाँ पर लिखा तो 6 वैल्यू आ गई। तो मुझे अगर कुछ ऐसे लिखना पड़ गया यहाँ पर तो मैं कुछ ऐसे लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 0 लिख दूँगा, यहाँ पर 1 लिख दूँगा और यहाँ पर 2 लिख दूँगा। तो ये मेरी इंडेक्स है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ एरे इंडेक्स, और उसी के साथ साथ मैं इंडेक्स को वापस से ले आता हूँ यहाँ पर और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं थोड़ी सी स्पेस बनाऊँगा, कुछ ऐसे लिख दूँगा। तो अब आप देखो यहाँ पर 0 1 और 2, तो मैंने एरे की इंडेक्स लिख दी यहाँ पर। ये 0 इंडेक्स पर 1 मौजूद है, 1 इंडेक्स पर 3 मौजूद है, 2 इंडेक्स पर 6 मौजूद है। तो एरे 2 लिखा तो देखो 6 आ गया, एरे 1 लिखा था तो 3 आया था, अभी आपने देखा था, और एरे 0 लिखोगे तो 1 आएगा। तो अब मैंने यहाँ पर एरे का साइज़ लिखा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है मैं एरे का साइज़ लिखूँ, मैं इसका कुछ इस तरह भी कर सकता हूँ क्योंकि साइज़ इसका ऑब्वियस हो जाता है इस तरह लिखने से। तो इस तरह मैं यहाँ पर अपना एरे बना सकता हूँ। अब मैं मान लो एक और एरे बनाना चाहता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ इंट मार्क्स, और यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ एक एरे, मान लो तीन बच्चे भी नहीं 6 बच्चों के मार्क्स लेना चाहता हूँ। तो मैं एक फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर आप लोग को पता चलेगा फॉर लूप का क्या काम है, और मैं यहाँ पर लिखूँगा लेस देन 6, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा Cin, और यहाँ पर लिखूँगा मार्क्स आई। तो मार्क्स आई में क्या होगा, मेरे मार्क्स स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ सी आउट करके कि एंटर दी मार्क्स ऑफ, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आई, और फिर मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ ith स्टूडेंट, ठीक है। और मैं कुछ ऐसे लिखूँगा, एंटर की स्पेलिंग को ठीक कर लेता हूँ, और एक हैंडल भी लगा दूंगा यहाँ पर। तो हैंडल लगाऊंगा तो थोड़ा सा क्लीन बनेगा प्रोग्राम मेरा। तो यहाँ पर आप देखो मार्क्स ऑफ 0 स्टूडेंट 4, मान लो 1 2 3 4 5, तो 5 स्टूडेंट के मार्क्स, 6 स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर आ चुके हैं। 0 से स्टार्ट हुई थी इंडेक्स। अब मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो मैं कुछ इस तरह से वापस से एक दूसरा फॉर लूप लगा के क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा मार्क्स, मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह लिखूँगा मार्क्स ऑफ ith स्टूडेंट इज़, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिख दूँगा मार्क्स आई। कुछ इस तरह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। और ये सीन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीन क्या करता है, इनपुट लेने के काम आता है। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और इसको रन करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मार्क्स लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चों के 1 2 3 4 5 6 लिख दिए मार्क्स मैंने। यहाँ एक स्पेस देना चाहिए थी मुझे। अब मान लो मैं अगर उल्टा लिखता है इसको, 6 से स्टार्ट करता हुआ 6 5 4 3 2 1, तो यहाँ पर देखो 6 5 4 3 2 1 आ गया है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर एरे के अंदर स्टोर कर दिया। तो ये था हमारा 1 डायमेंशनल एरे, यानी कि इसकी डायमेंशन सिर्फ 1 थी। ये एक लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। तो अगर मान लो मैं सारे को कमेंट आउट कर दूँ अभी के अभी, और इस सारे को कमेंट आउट करने के बाद मैं यहाँ पर ये इंडेक्स वाली चीज़ को बिल्कुल इनलाइन रखना चाहूँगा ताकि आप लोग देख पाएँ इसमें। अब मैं मान लो यहाँ पर लिखता हूँ इंट एरे 2d, और मैं कुछ इस तरह करता हूँ 34 थोड़ा ज़्यादा हो गया 4, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मान लो 3। तो मैंने 4x3 का एक 2d एरे बना लिया है। इसके अंदर अगर मुझे वैल्यूज़ लेनी है तब मैं क्या करूँगा, मैं डबल फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ ऐसे दे सकता हूँ। तो मैं काम करता हूँ 2x1 का एरे बनाता हूँ ताकि आप लोग को मैं समझ, या 2x3 का बना देता हूँ। तो मैं इज इक्वल टू कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसमें 2 रोज़ होंगी। तो मैं अगर यहाँ पर कुछ ऐसे बनाऊँ 2 रोज़ अपनी, और यहाँ पर एक रो ये हो गई मेरी, कॉमा लगाऊंगा, और दूसरी रो मेरी ये हो जाएगी, ठीक है। और उसमें इसके अंदर कॉलम्स कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। मान लो मैंने 1 2 3 लिखा यहाँ पर, और उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 5 6 लिख दिया। इसको अगर मैं रन करूँ तो ये मेरा वैलिड सिंटेक्स है, ये सही से रन हो जाएगा। तो आप लोग देखो ये रन हो चुका है। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, डबल फॉर लूप लगा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फॉर लिखा, तो यहाँ पर मैं इंट लिखा, मैंने आई लिखा, आई इज़ लेस देन क्या लिखूँगा, नंबर ऑफ मेरी जो रोज़ हैं वो लिखूँगा। तो 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक और फॉर लूप लिखूँगा, यानी कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। इस बार मैं जे लिखूँगा और यहाँ पर लेस देन 3 कर दूँगा, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिख दूँगा सी आउट, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा दी वैल्यू एट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा आई, और फिर मैं यहाँ पर कॉमा लिखूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा जे, और फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा इज़, यानी कि आई कॉमा जे पर मेरी वैल्यू है क्या है, एरे 2d आई जे, ठीक है। तो
तो एरे 2dij मेरी वैल्यू हो जाएगी। अब ये मेरा 2 डायमेंशनल एरे है, इसलिए मैं कुछ इस तरह लिख रहा हूँ। तो अभी मैं इसको समझाऊंगा सही से आप लोगों को, लेकिन मैं भी यहाँ पर आप लोगों को प्रिंट करके दिखाता हूँ। वैल्यू एट 0 0 इज़ 1। अब मैं एक एंडल भी लगाना चाहिए था, थोड़ा सा क्लटर्ड हो गया, तो एक एंडल, मैं हमेशा एंडल लगाना भूल जाता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग ध्यान रखें एंडल लगाने का। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ये आ गया है, और उसी के साथ इसके बाद अगर एक स्पेस लगाते हैं तो थोड़ा और क्लीन हो जाएगा कोड हमारा। तो 0 0 पर क्या है, 0 0 पर 0 0 लोकेशन पर मेरी वैल्यू क्या है, 1 है। 1 1 पे क्या है, 0 0 क्या है मेरा, 0 0 ये है। 0 1 पर क्या है, 2 है। 0 एक मैट्रिक्स की तरह आप लोग देखो। अगर आप लोग को मैट्रिक्स नहीं पता क्या होती है तो मैं आपको बताऊं, एक ग्रेड की तरह देखो इसको, जैसे टिक टैक टो की ग्रेड होती है, बिल्कुल उसी की तरह आप लोग इसको देख सकते हैं। और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसी प्रोग्राम को समझाते हुए मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि 2 3 मैंने यहाँ पर इसको कुछ इस तरह इसलिए लिखा था ताकि आप लोग को मैं समझा सकूँ कि ये एक ग्रिड को रिप्रेजेंट कर रही है, एक टेबल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सिर्फ मैंने अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए इसको ऐसे लिखा था। वाइट स्पेसेस मैटर नहीं करती है सी प्रोग्राम में। आप लोग इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो, कुछ इस तरह भी लिख सकते हो, तब भी मैं इसको रन करूँगा तो मेरा वही आउटपुट आएगा। लेकिन मैं आप लोग को समझाता हूँ। 2 3 मैंने लिखा तो यानी कि 2 रोज रहेंगी मेरी, 3 कॉलम रहेंगे। जैसे सिनेमा हॉल का थिएटर होता है उसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, कुछ उसी तरह समझ लो। बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। तो इंडेक्स अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो 0 1 2 रहेगा। यहाँ पर 1 2 3 की जगह 0 से काउंटिंग स्टार्ट करोगे आप लोग। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 3 का एक एरे बनाया, यहाँ पर ये वैल्यूज़ डाल दी और इसको डबल फॉर लूप लगा के एक्सेस किया। ये इसको एक्सेस करने का तरीका होता है। एक बार i की वैल्यू 0 होगी और i की वैल्यू 0 के लिए सारे j के कॉम्बिनेशंस को ये प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद i की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये सारे के सारे j के कॉम्बिनेशंस को प्रिंट कर देगा। j की वैल्यू 0, i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0, i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 0, j की वैल्यू, तो ये वाला लूप खत्म करेगा, फिर बाहर आएगा आउटर लूप से। तो इसको मैं अगर प्रिंट करूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 0 0 1 0 2, फिर 1 0 1 1 1 2। यही चीज़ एन डायमेंशनल एरे के लिए भी लागू होती है। आप लोग इसको एन डायमेंशनल बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 डायमेंशन लिखे थे और आप लोग यहाँ पर एन डायमेंशन लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि एरेज आप लोगों को बिल्कुल सही से समझ में आया और मेरा प्रयास आप लोगों को एरे समझाने का बिल्कुल सफल रहा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जो कि मैंने आप लोगों को बताया। मैं एक बार प्रोग्राम ज़रा सा दिखा देता हूँ। काफ़ी बड़ा हो गया प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम में 150 के करीब लाइंस हो चुकी हैं। एनीवेज अच्छी बात है, ये सारा का सारा कोड आप लोगों के काम आएगा अगर आप लोग एक जगह रखेंगे इसको। तो कभी भी C++ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इसको काइंड ऑफ चीट शीट की तरह आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फंक्शन भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंटैक्स कभी आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जूम इन करूँगा यहाँ पर और आप लोगों को एक बार और टाइप कास्टिंग के बारे में बताऊँगा। मान लो मैंने int a = 343 लिखा और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ इस तरह टाइप कास्टिंग करके फ्लोट में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रिंट हुआ है, ये फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है मेरा। अगर मैं फ्लोट a डिवाइडेड बाय 34 करूँगा तब ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देगा। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ सी आउट और उसके बाद मैं यहाँ पर b लिख दूँ और मैं यहाँ पर इंट ऑफ b लिख दूँ, b अभी मैं डिफाइन करने वाला हूँ तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा फ्लोट b = 87.34 सेमीकोलन। इसको मैं यहाँ पर रन करूँगा तो देखो ये एज एन इंटीजर प्रिंट हुआ, 87 प्रिंट हुआ। यहाँ पर एंडल लगाऊंगा तब आपको दिखेगा सही से एंडल, और यहाँ पर इसको मैं रन करूँगा तो जो मेरा 87 है वो नीचे आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, अगर मैं इसको 94 भी करता तब भी मेरा 87 ही प्रिंट होता है, 88 प्रिंट नहीं होता। तो ये राउंडिंग नहीं करता है, ये सिंपली यहाँ पर टाइप कास्टिंग करता है। टाइप कास्टिंग और राउंडिंग 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। टाइप कास्टिंग के रूल के हिसाब से पॉइंट सारा खत्म होकर 87 मुझे दे देगा, तो ये रूल है टाइप कास्टिंग का। इसी तरह आप लोग कैरेक्टर्स को टाइप कास्ट कर सकते हो और उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर इंटीजर को डबल, डबल को फ्लोट, फ्लोट को इंटीजर, इस तरह से टाइप कास्टिंग आप लोग कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग्स सी में नया डेटा टाइप होता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ स्ट्रिंग और मैं यहाँ पर लिख दूँ नेम = कुछ इस तरह लिख दूँ हैरी, और उसके बाद मैं यहाँ पर सी आउट करूँ दी और मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दूँ दी नेम इज़, और यहाँ पर लिख दूँ नेम और सेमीकोलन लगा दूँ, और उसके बाद अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर कह रहा है दी नेम इज़ हैरी। स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग ऊपर आएंगे यहाँ पर और जूम इन करके हम लोग यहाँ पर आईओ स्ट्रिंग के बाद लिखेंगे हैश इंक्लूड, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्ट्रिंग। इससे क्या होगा कि मैं स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस यूज़ करूँगा जो कि मैं आप लोग को अभी दिखाने वाला हूँ। तो मैं नीचे वापस से वहीं पर आऊँगा जहाँ पर मैं था। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, Ctrl+D लिखूँगा और मैं कुछ यहाँ पर नेम के बाद लिख सकता हूँ नेम.लेंथ।
तो अगर मैं यहाँ पर नेम डॉट लेंथ लिखूँगा तब मुझे इस नेम की लेंथ मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा लेंथ ऑफ नेम इज़, तो मुझे यहाँ पर नेम की लेंथ मिल जाएगी। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक सब स्ट्रिंग प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैं सब str अगर यहाँ पर प्रिंट करूँ और यहाँ पर मैं 0,3 प्रिंट करता हूँ, तो देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। एक एंडल में लगा लेता हूँ जल्दी से दिखाने से पहले, ऑल्ट दबा के एक यहाँ पर सब जगह एंडल लगा लूँगा। तो एक एंडल लगा लिया यहाँ पर, तो नई लाइन में आएगा। एंडल का मतलब होता है एक नई लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नेम में हैरी प्रिंट हो गया, लेंथ 5 है इसकी, 1 2 3 4 5। उसी के साथ साथ हमारे पास सब str फंक्शन होता है जो कि सब स्ट्रिंग देता है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम डॉट सब str 0,3 और मैं इसको अगर रन करूँ तो आप लोग देखो 0 से स्टार्ट करेगा और 3 कैरेक्टर तक जाएगा, तो har आ गया है। अगर मैं 0,1 लिख दूँ तो ये 0 से स्टार्ट करते हुए एक कैरेक्टर में जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 1,1 लिख दूँ तो ये 1 इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए एक कैरेक्टर मुझे देगा। तो यहाँ पर ये मुझे क्या दे रहा है, a दे रहा है, तो 0 1 1 से स्टार्ट करके 1 दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई बड़ा कैरेक्टर लिख देता हूँ तो ये पूरा एंड तक चला जाएगा। तो यहाँ पर ये इस केस में मुझे ARRY देगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं। सिमिलरली दूसरे केस के लिए भी है, 2,3 लिखा तो सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करके 3 कैरेक्टर देगा। 0 1 2 2 मेरा R है, तो 2 से स्टार्ट करते हुए 3 कैरेक्टर दिए, इसलिए RRY प्रिंट हो गया। तो ये थे सारे के सारे स्ट्रिंग्स के फंक्शन। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आए होंगे। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा पॉइंटर्स का डिस्कशन। तो मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा और एक क्विक जूम आउट करके देख लूँगा कि सारा कमेंट आउट है कोड की नहीं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा पॉइंटर्स क्या होते हैं। पॉइंटर्स हमारे पास स्पेशल तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जो कि एड्रेस स्टोर करते हैं एक वेरिएबल का। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इंट a और मैं यहाँ पर इंट a लिख रहा हूँ और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिख दूँ इंट स्टार ptra, तो ptra एक पॉइंटर है और मैं ptra में क्या कर सकता हूँ, एड्रेस स्टोर कर सकता हूँ a का। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ a = 34 लिख दूँ तो क्या होगा, इंट स्टार ptr क्या है, मैं इसमें एड्रेस स्टोर कर सकता हूँ इंटीजर वेरिएबल का। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ptra = %a। एम्परसेंड का मतलब होता है एड्रेस ऑफ, यानी कि a का एड्रेस स्टोर कर दो किसमें, ptra में, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर सी आउट करके ptra करूँगा और मैं इसको रन करूँगा, तब आप लोग देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मुझे एड्रेस इसने प्रिंट करके दे दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्टार ptra को रन करूँगा और इसको देखूंगा तो देखो 34 आ गया, यानी कि वैल्यू एट ptra। तो स्टार होता है हमारा डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर जो कि एक पॉइंटर को डी रेफरेंस कर देता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखूँ, दी वैल्यू ऑफ a इज़, और उसके बाद मैं यहाँ पर a लिखूँ, तब मेरे पास प्रिंट होगी क्या, a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि 34 है। प्रीटी ऑब्वियस, हमने देख लिया है, काफ़ी ऑब्वियस है, ठीक है। लेकिन मैं इसी वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ स्टार ptra लिख के। स्टार का मतलब कि उस ptr में जो भी ये ptr एड्रेस जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू बता दो। तो मैंने यहाँ पर स्टार ptra लिख दिया, तब भी 34 ही प्रिंट होगा। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिखूँ एड्रेस ऑफ a इज़, या तो मैं एड्रेस ऑफ a एम्परसेंड लगा के लिख सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एड्रेस ऑफ ए किस तरह लिख सकता हूँ, ptra की वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ। तो दो तरीके हो गए ये हमारे एड्रेस को और वैल्यू को प्रिंट करने के। देखो एड्रेस भी सेम है, वैल्यू भी सेम है। अब आप लोग कहेंगे कि यार जब मैं वैल्यू को सही से सीधे तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ इस तरह, जैसे कि 153 लाइन नंबर में हो रहा है, तब मैं पॉइंटर्स क्यों यूज़ करूँ। पॉइंटर्स को बताने का ये एक तरीका था मेरे लिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि यही इस्तेमाल है पॉइंटर का। पॉइंटर को डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में यूज़ किया जाता है, पॉइंटर्स को एरेज यूज़ करते हैं, पॉइंटर्स को फंक्शन पॉइंटर्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें आती हैं पॉइंटर्स के अंदर। मैं बहुत डिटेल पे नहीं जाना चाहता हूँ, बस आप लोग ये समझ लीजिए कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि एड्रेस स्टोर करता है। और जैसे मैंने यहाँ पर इंटीजर पॉइंटर बनाया, यहाँ पर आप लोग और तरह के पॉइंटर्स बना सकते हैं, जैसे कि कैरेक्टर पॉइंटर, और या फिर आप लोग बना सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंटर। फ्लोट पॉइंटर मैं बना सकता था अगर मैं यहाँ पर इसको फ्लोट कर देता, मान लो ये मेरा फ्लोट होता और वैल्यू मेरी 34.34 होती, ठीक है, ये होती, तब सारी की सारी चीज़ें सेम रहती है, एड्रेस वगैरह उसके लिए प्रिंट हो गया। तो ये सिर्फ चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता था। तो इसी के साथ साथ हमने कवर किया यहाँ पर पॉइंटर्स। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करना चाहूँगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। जी हाँ गाइस, यहाँ पर जो हमारी C++ है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो चलो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो क्लासेस के समझाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कमेंट आउट कर दूंगा। तो जितना भी मैंने कोड अभी तक लिखा है यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, और उसी के साथ साथ मैं थोड़ा जूम आउट करके आप लोग को दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन लिखा हुआ है
और यहाँ पर कुछ इंक्लूड स्टेटमेंट्स हैं और यहाँ पर सिंपली ये कमेंट है और बाकी सारे कमेंट हैं, तो कुछ नहीं लिखा है मैंने इसके अंदर। अभी यहाँ पर मैं यहाँ पर एक नई क्लास आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका होता है जिसमें हम क्लासेस बनाते हैं और ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, यानी कि हम एक टेम्पलेट बना देते हैं। क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है, एक टेम्पलेट होती है। जैसे मान लो कि हम एक बिल बनाना चाहते हैं, तो हर बार आप नहीं चाहेंगे कि आप लोग बिल बनाएं, डेट के लिए एक स्पेस क्रिएट करें और उसके बाद आप लोग स्पेस क्रिएट करें हेडिंग के लिए और उसके बाद आप लोग ग्रैंड टोटल के लिए स्पेस क्रिएट करें। वो टेम्पलेट आप लोग बना के रखना चाहेंगे। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी क्लास एक टेम्पलेट होती है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक क्लास बना के दिखाता हूँ सिंपल सी। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्लास एम्प्लॉय और उसके बाद मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूंगा पब्लिक। तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एक्सेस मॉडिफायर्स भी कहलाते हैं। हम लोग वेरिएबल्स और मेथड्स 3 तरह के बना सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर पब्लिक जो होता है, जैसे कि नाम बता रहा है कि ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, बाहर से आप लोग क्लास के इसको एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट के जो वेरिएबल्स होते हैं उसको आप लोग क्लास के अंदर से ही मेथड जो है वो एक्सेस कर पाएंगे, बाहर आप लोग उसको एक्सेस बिल्कुल नहीं कर सकते। अब ये प्रोटेक्टेड थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लगता है लोगों को, होता काफ़ी सिंपल है। प्रोटेक्टेड में क्या होता है, एकदम प्राइवेट जैसी चीज़ होती है, लेकिन होता क्या है, जो क्लास मेंबर्स होते हैं वो एक्सेसिबल नहीं होते हैं क्लास के बाहर से, लेकिन एक्सेसिबल होते हैं सब क्लास से। अब सब क्लास क्या होता है, इनहेरिटेंस के अंदर सब क्लास का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय बनाई, एम्प्लॉय में मैंने कुछ कोड लिख दिया, एक टेम्पलेट बना दी। अब एक पर्टिकुलर तरह का एम्प्लॉय, जैसे प्रोग्रामर, या फिर एक पर्टिकुलर तरह का एम्प्लॉय हो सकता है टीचर, प्रोग्रामर, टीचर, इस तरह के एम्प्लॉयज़ के लिए हम अलग अलग क्लास, सब क्लास बना सकते हैं और हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं एम्प्लॉय से। इनहेरिट करेंगे तो एम्प्लॉय के सारे गुण उसमें आ जाएंगे, प्लस हम उसमें कुछ एडिशन गुण ऐड कर सकते हैं, या फिर हम एम्प्लॉय से जो लिए गए गुण हैं, यानी कि वेरिएबल्स और मेथड्स हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। उसको बोलते हैं ओवरराइड कर देना। तो ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से समझें। तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा एक स्ट्रिंग और मैं यहाँ पर नेम बना दूंगा उसका एक नाम दे दिया मैंने, और इंट उसकी सैलरी इंटीजर है मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इंट सैलरी उसकी डाल दी है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो चलो इस क्लास का एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा एम्प्लॉई और मैंने यहाँ पर एम्प्लॉई लिखा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस जो क्लास है मेरी, इसको मैं मेन मेथड से बाहर डाल दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको कुछ इस तरह डाल दूँगा, कंट्रोल एस से सेव करूँगा और यहाँ पर मुझे सेमीकोलन भी लगाना पड़ेगा, कंट्रोल एस से मैं इसको भी सेव करूँगा और क्या करूँगा, यहाँ पर एक इसका मेथड बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एम्प्लॉई और उसके बाद मैं लिख दूंगा HAR लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने एक HAR नामक एम्प्लॉय बनाया, मैं लिखूंगा HAR.name इज इक्वल टू हैरी, ठीक है। और मैं लिखूंगा HAR.salary इज इक्वल टू $100, मान लो डॉलर्स में लिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा अगर, तो आप लोग देखो यहाँ पर ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो लेकिन मैंने अभी यहाँ पर कुछ इस तरह लिखा नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सी आउट और मैं लिख सकता हूँ द नेम ऑफ आवर फर्स्ट एम्प्लॉय इज़, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ HAR.name और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंड हिज सैलरी इज़, और मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ HAR.salary, ठीक है। रन करूँगा इसको, एक हैंडल भी लगा देता हूँ, हैंडल लगाने की आप लोग आदत डालें। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मेरा स्क्रॉल बार आ गया है। अगर आप इससे ये चाहते हैं कि ना आए तो आप यहाँ पर क्लिक करें, कमांड पैलेट में क्लिक करें, गेयर पे क्लिक करके कमांड पैलेट पे क्लिक करके टॉगल वर्ड रैप लिखे यहाँ पर और इसको सेलेक्ट कर लें। और ये उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए एक नई स्पेस बना देगा। ऐसा नहीं है कि एक स्क्रॉल बार दे देगा आप लोगों को, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अपनी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है, मुझे नहीं है पसंद, मुझे वर्टिकल स्क्रॉल बार मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा द नेम ऑफ द आवर फर्स्ट एम्प्लॉय इज़ हैरी एंड हिज सैलरी इज़ 100 और एक डॉलर भी डालना है मुझे। तो काफ़ी सिंपल है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डॉलर्स, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर ये बना दिया। अब मैंने ये चीज़ मेन मेथड के अंदर लिखी, मैं एक मेथड भी बना सकता था। तो मैं यहाँ पर एक मेथड भी बना सकता था अपनी क्लास के अंदर, और उस मेथड का नाम मैं उसका टाइप वॉइड रख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ वॉइड, मैं लिख सकता हूँ कैमल केस में मैं लिखूँगा प्रिंट डिटेल्स, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा,
प्रिंट डिटेल्स लिखने के बाद मैं यहाँ पर उसके अंदर डालूंगा ये जो मैंने सी आउट से लिखा है, वो एकदम सी आउट से जो लिखा है वो मैं एग्जैक्टली कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल होम दबाया ऊपर आने के लिए। अब मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और मैंने लिखा नेम ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय इज, मैं यहाँ पर दिस का इस्तेमाल करूँगा। दिस हमारे लिए एक तरीका होता है उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का जिसके बारे में बात हो रही है, यानी जिसके लिए ये फंक्शन रन कर रहा है। तो अगर जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा har.salary, तो मैं कुछ इस तरह इसको यहाँ पर दिस से एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस मैंने यहाँ पर लिख दिया तो क्या होगा, आराम से मैं इसको एक्सेस कर पाऊँगा। कंट्रोल ऐसे अगर इसको मैं सेव करूँ और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर नीचे आकर मैं लिखूँ har.printDetails, तो ये ना लिखने की बजाय मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा har.printDetails। और इस फंक्शन को जैसे ही मैं रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पर देखो यहाँ पर एरर आ गया है। तो ये एरर यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि मुझे दिस डॉट नहीं लिखना है, मुझे दिस डैश इस तरह से लिखना होता है। इस तरह मैं अपने मेंबर्स को एक्सेस कर पाऊँगा। तो अब ये सिंटेक्स हमारा बिल्कुल सही है और हमारा प्रोग्राम अब रन हो जाएगा। तो इस तरह मैंने यहाँ पर प्रिंट डिटेल्स को रन किया और आपने जैसे कि देखा यहाँ पर द नेम ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय इज हैरी एंड हिज सैलरी इज $100। तो प्रिंट डिटेल्स में 10-15 एम्प्लॉयज़ की यहाँ पर लिख सकता हूँ, एकदम आराम से मैं ये काम कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कंस्ट्रक्टर के बारे में बताना चाहूँगा। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जब भी एक ऑब्जेक्ट बने एम्प्लॉय टाइप का, एक फंक्शन रन हो जाए, तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एम्प्लॉय नाम से फंक्शन बना लूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा एम्प्लॉई और यहाँ पर एम्प्लॉई लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा, मान लो मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा हूँ। एक तो ले रहा हूँ मान लो मैं स्ट्रिंग क्या था मेरा, नेम था, और एक इंट सैल था, ठीक है, सैलरी। तो नेम और सैलरी ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ सेट कर दे रहा हूँ, क्या, नेम को सेट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कुछ इस तरह, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम और दिस डॉट सैलरी क्या हो जाएगी मेरी, इज इक्वल टू सैलरी, यानी कि ये जो इनपुट सैलरी है ये आ जाएगी। ज़रूरी नहीं आप इसको सैलरी लिखें, मैं आप लोग को भी बताता हूँ। अगर आप इसको कंट्रोल एस करेंगे और इसको रन करेंगे और यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि मैंने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो मुझे ये 2 चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा, मैं हैर के अंदर 2 चीज़ें दूंगा। तो मैं इन दोनों लाइन्स को कमेंट आउट कर देता हूँ। एक तो मैं हैरी दूंगा, इसके अंदर यहाँ पर लिख देता हूँ हैरी कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कंस्ट्रक्टर से आया है। और यहाँ पर $344 कर देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करूँगा और अब इसको रन करूँगा। तब आप लोग देखेंगे जब मैं प्रिंट डिटेल्स कर रहा हूँ तो ये कह रहा है नेम ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय इज हैरी कंस्ट्रक्टर एंड हिज सैलरी इज $344। तो क्या हुआ, जब मैंने एम्प्लॉय हैर ये लिखा तब ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पर रन हो गया, यानी कि इसने क्या किया, ये वाला फंक्शन रन किया और मेरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया, उसका नाम नेम कर दिया, सैलरी कर दिया। मैं इसको सिर्फ एन और एस पी लिख सकता था, बस ये कि अगर मैं यहाँ पर एन और एस लिखूँगा तो यहाँ पर एन और एस लिखूँगा, लेकिन ये जो दिस से मैं लिख रहा हूँ ये आ रहा है यहाँ से। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। कंट्रोल से सेव करके आप लोग को रन करके दिखा देता हूँ कि कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये वाले जो वेरिएबल्स हैं ये अलग हैं और ये वाले वेरिएबल्स अलग हैं। कोशिश आप लोग यही करें कि आप लोग इनको अलग अलग नाम से दें ताकि आप लोग खुद ही कंफ्यूज ना हो। वैसे जनरली मैंने देखा है कि लोग एक ही नाम से देते हैं, विच इज़ ऑल्सो फाइन। जब तक आप लोग को अंडरस्टैंडिंग है तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे के सारी हमारी चीज़ें पब्लिक थी। अब मान लो इसी के साथ साथ मैं एक प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर लगा के यहाँ पर लिखूँ। मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता रहता हूँ ताकि मैं कम से कम मुझे एक आइडिया रहे और मैं आराम से अच्छे से अपना कोड लिख पाऊँ, इंडेंट वगैरह मेरे कम से कम आ जाए सही से। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा इंट सीक्रेट पासवर्ड, ठीक है, उसका कोई इंटीजर टाइप का सीक्रेट पासवर्ड है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं सीक्रेट पासवर्ड भी सेट कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो सीक्रेट पासवर्ड इज इक्वल टू एसपी मतलब सीक्रेट पासवर्ड, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, नीचे आके सीक्रेट पासवर्ड भी यहाँ पर दे दूँगा। तो मान लो सीक्रेट पासवर्ड कुछ ही है। अब मान लो मैं वो सीक्रेट पासवर्ड प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं मान लो सी आउट लगा के प्रिंट करने की कोशिश करूँ हैर डॉट क्या सीक्रेट पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीक्रेट पासवर्ड को ऐसे कैसे ही कॉपी कर लूँगा, कुछ कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सीक्रेट पासवर्ड को मैंने यहाँ पर इसके सेट किया। तब यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले एरर आ जाएगा। ये कह रहा है डिक्लेयर्ड प्राइवेट है, आपका ये प्राइवेट वेरिएबल है तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब मैं अगर इसको यहाँ पर रन करूँगा तब ये बिल्कुल सही से एक्सेस हो गया। लेकिन जो अंदर के फंक्शंस हैं वो प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर एक मेथड बना दूँ और मैं गेट सीक्रेट पासवर्ड नाम से बना दूँ एक मेथड,
और मैं यहाँ पर लिख दूँ सी आउट द सीक्रेट पासवर्ड ऑफ एम्प्लॉई इज, क्या सीक्रेट पासवर्ड ऑफ एम्प्लॉई इज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस सीक्रेट पासवर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं कंट्रोल-S करूँगा, इसको रन करूँगा और गेट सीक्रेट पासवर्ड को भी रन करूँगा। तो मैं अगर यहाँ पर गेट सीक्रेट पासवर्ड को रन करता हूँ, .get सीक्रेट पासवर्ड, कंट्रोल-S से सेव किया मैंने, इसको रन करा, तभी कह रहा सीक्रेट पासवर्ड ऑफ एम्प्लॉइज 324432, जो कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ था। तो जो मेथड्स हैं क्लास के अंदर के, जो पब्लिक मेथड्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट को, लेकिन जो हमारा डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से हमने लिखा है, जैसे कि हैर.सीक्रेट पासवर्ड, जो कि मैंने लाइन नंबर 187 में लिखा था, वो मैं नहीं कर सकता यहाँ पर। इस तरह एक्सेस मैं नहीं कर सकता, वो जो है गलत हो जाएगा, वो एक इनवैलिड सिंटेक्स हो जाएगा। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसी के साथ साथ हमारी इनहेरिटेंस होती है। इनहेरिटेंस का एक क्विक टेस्ट आप लोग को देना चाहूँगा। मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ क्लास और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोग्रामर और उसके बाद मैं यहाँ पर एक कोलन लगाता हूँ, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक एम्प्लॉई और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ इस तरह लिखता हूँ और मैं यहाँ पर इसका एक पब्लिक मेंबर बना देता हूँ इंट, मान लो मैं दे देता हूँ नंबर ऑफ टिकट्स, कि इसको जो या नंबर ऑफ एरर्स या सिर्फ एरर्स बना देता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी नॉट कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैंने यहाँ पर जो है ये क्लास को सेमीकोलन भी लगाना पड़ता है, याद रखना आप लोग, यहाँ पर क्लास जब आप लिखते हो तो सेमीकोलन लगाना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं और इनहेरिट करने से बेस क्लास की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी वो आ जाती हैं चाइल्ड क्लास में, और उसके बाद हम लोग उसमें फंक्शंस को ओवरराइड कर सकते हैं, नई चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था एम्प्लॉय और प्रोग्रामर का, उसी तरह हम लोग बेस क्लास और डिराइव्ड क्लासेस लिख सकते हैं।